नमस्कार सभी को कैनम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल इंसान है, दर्पण जी। दर्पण जी मेरी तरह ही इंडिया से बिलोंग करते हैं और कनाडा में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, अमेरिका में भी रहे हैं। तो इंडिया की पॉलिटिक्स, अमेरिका की पॉलिटिक्स, कनाडा की पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। और आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल पे जो कि टोरंटो स्टार में एक जर्नलिस्ट थी, जोएना चियू नाम की। उन्होंने 1 साल इंडिया के ऊपर रिसर्च करी, इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर, मोदी के ऊपर। और उन्होंने बेसिकली एक काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा कि क्यों कनाडा और इंडिया को आपस में अच्छे संबंध नहीं होने चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे एक एक करके। तो दर्पण जी, स्वागत है पहले तो शो में आपका। कैसे हैं आप? भाई, थैंक यू सो मच। गुड गुड। तो आपने वो आर्टिकल पढ़ा टोरंटो स्टार में जो काफी चर्चित है आजकल? हाँ, मैंने पढ़ा वो आर्टिकल। द ओनली थिंग आई एम सरप्राइज्ड अबाउट, आपने कहा 1 साल की रिसर्च। ये तो जो बेसिकली जो मेन पॉइंट्स हैं, जो उसको कम्युनिज्म मेन पॉइंट बोलो इंडिया के अगेंस्ट, या जो यूजुअल नैरेटिव होता है, यूजुअल सस्पेक्ट्स जो होते हैं, IGNU ISI स्पॉन्सर्ड बंदे, चाइनीज इंटेलिजेंस, जो भी आप लगा लो, उनके बड़े बड़े मेन पॉइंट्स। आई एम वेरी सरप्राइज कि इतनी बड़ी जर्नलिस्ट होने के बावजूद इसने 1 साल लगा लिया। लाइक अगर आप गूगल खोलो तो ये मेन पॉइंट्स तो हर जगह दिए होते हैं उनको। यू पुट इट टुगेदर, आई कैन प्रोबेबली राइट दिस आर्टिकल इन लाइक हाफ एन आवर। हम्म। अपनी जिंदगी का 1 साल बर्बाद किया मेरी तरफ से, तो बाकी ठीक है। चलो एक एक करके पॉइंट्स पे आते हैं। तो उन्होंने शुरुआत करी थी कि एक्सपर्ट से ऑडवा कैंट इग्नोर द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड द स्टीप डिक्लाइन ऑफ सिविल राइट्स इन द कंट्री। कैनेडियन पब्लिक इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। तो शुरुआत इन्होंने कहा है कि सिविल राइट्स इंडिया में टोटली खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। तो पहले मैं जरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं इस बंदी का, कि ये वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम। और इसने 4-5 बंदों को कोट किया है उस आर्टिकल में, उनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। तो ये जोआना चू जो है, ये काफी, इसका जो एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। शी इज वर्कड विद बहुत बड़े बड़े पेपर्स और पब्लिकेशंस के साथ इसने काम किया है। मोस्टली इसकी जो लाइफ है, इट्स चाइना सेंटर्ड। तो ये एक्सपर्ट है चाइना कनाडा रिलेशनशिप्स में, इसके ऊपर मोस्टली है। शी इज चाइनीज डिसेंट, एज वी कैन टेल बाय द लास्ट नेम। इसने काम किया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में काफी देर, जो कि इफ यू गो टू द बैकग्राउंड, तो चाइना, जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, वो अलीबाबा ग्रुप ओनर है उसका। ओके। तो जैक मा, अलीबाबा ग्रुप। तो अगेन, जहां पे कोई भी चाइनीज कंपनी हो या मीडिया हाउस हो चाइना में से, अगर वो आ रहा है, इवन अब तो हांगकांग में भी हो, अगर, तो वी ऑल नो कि वो CCP कंट्रोल्ड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो होती है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इंडिया से हूँ या मैं चाइना के अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ वर्ल्ड नोन फैक्ट। कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ हो रहा है, जैसे वो किसी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट लिख रहे हैं तो आप कुछ भी बोल दो नेशनल टीवी पे आके। चाइना में ऐसा नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ प्रेस। दैट्स वन ऑफ द डाउन साइड्स ऑफ लिविंग इन अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो ये, इसने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में काम किया है, जो कि अलीबाबा ग्रुप के कंट्रोल्ड है। फिर इसकी जो स्पेशलिटी जो मैंने आपको बताई, ये है कनाडा चाइना रिलेशनशिप्स। ये द इकोनॉमिस्ट में काम कर चुकी है, विच इज अ ह्यूजली लेफ्ट लीनिंग पेपर। तो ये जो इकोनॉमिस्ट था, जो पेपर है द इकोनॉमिस्ट, उसने कश्मीर का मैप दिखाया था। ये बड़ी एक आम कॉमन पॉइंट्स होते हैं एंटी इंडिया, लेफ्ट, लिबरल, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट जो पेपर और माउथ पीसेस होते हैं, कि कश्मीर को अलग दिखा दो, तो लोग भड़क जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ये भी किया था, दिस इज नॉट अ जेन्युइन मैप हमारा। अच्छा, इसका सेकंड ये था कि ये इकोनॉमिस्ट में काम करती थी। एसोसिएटेड प्रेस में इसने काम किया है। ये एसोसिएटेड प्रेस बेसिकली एक, इट्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जितने भी यूएस के मीडिया हाउसेज और पेपर्स हैं, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, रॉयटर्स की तरह। बट रॉयटर्स इज एक्चुअली अ कंपनी। एसोसिएटेड प्रेस, सॉरी ये वर्ड बड़ा है। एसोसिएटेड प्रेस जो है, ये इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स इन पब्लिकेशंस। तो एसोसिएटेड प्रेस का एक एग्जांपल मैं देता हूं। इन्होंने जो इजराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है, अगेन, ये जितनी भी कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट जो एंटी इंडिया है,
they have to be anti-Israel. क्योंकि सेम वो है ना, क्या कहते हैं, थिंकिंग, सेम व्यू पॉइंट, कि अगर कोई एंटी इंडिया है, बाय बाय नेचर दे हैव टू बी एंटी इजराइल। ये मतलब एक नए ज़ायनिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हिंदुओं में, जैसे। हाँ, तो जो एसोसिएटेड प्रेस है उसने लिखा है, कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, उन्होंने लिखा जी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें पैलेस्टीनियन तो जिसको बोलते हैं बहुत लाइक गऊ जैसे शरीफ हैं, उनको उनका कोई लेना देना नहीं है उसमें। ना उन्होंने इसका हमस का इन्होंने मेंशन किया है, कोई मतलब ईरान जो उनको सपोर्ट, कुछ नहीं लिखा है इसमें। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इसमें सिर्फ इजराइल की गलती है। तो एक इसमें भी इसने काम किया। फिर एक ये फाउंडर और चेयर है, न्यू वॉइस करके कंपनी है एक, इट्स अ नॉन प्रॉफिट। न्यू वॉइस है फॉर वुमेन इन मीडिया हु आर फ्रॉम चाइना। फिर इसने पढ़ी है ये यूबीसी से, इसने चाइनीज हिस्ट्री में स्टडीज करी है यूबीसी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी पूरी जिंदगी निकली है प्रो चाइना। इसने कुछ पीसेस लिखे भी हैं बड़े, जिसको बोलते हैं ना कि लिखा है इसने थोड़ा बहुत चाइना का, मैंने देखा। नहीं, अब सुशील एक पॉइंट है, जैसे अगर मैं सपोज करो मैं प्रो इंडिया बंदा हूं, ठीक है, और मैं न्यूज पे आके 24 घंटे प्रो इंडिया प्रो इंडिया प्रो इंडिया बोले जा रहा हूँ हर चीज, है ना जी, इंडिया कश्मीर भी प्रो इंडिया, पंजाब प्रो, खालिस्तान प्रो इंडिया, सब कुछ मैं प्रो इंडिया बोलूंगा तो बंदे मेरे को सीरियसली नहीं लेंगे। इट्स ओल्डेस्ट ट्रिक्स इन मीडिया कि अगर आपको अपने आप को जेन्युइन दिखाना है, तो अगर आप कोई स्टैंड ले रहे हो प्रो समथिंग, तो उसके अगेंस्ट भी आप अगर 2-3 पॉलिश्ड आर्टिकल्स लिख दोगे ना, सो पीपल टेक यू सीरियसली। तो इसने भी लिखा है चाइना में मीडिया फ्रीडम और फलान ढिमकान, आई डोंट नो, 2-3 आर्टिकल हैं, बड़े सॉफ्ट आर्टिकल्स हैं जो दे डोंट से एनीथिंग, जैसे बोलते हैं ना कि आई कंडेम ऑल वायलेंस। अगर आप मेरे पूछोगे कि जी ये बंदा मर गया, अगर वो मेरा प्रो हूं मैं उस थिंकिंग के, तो मैं बोलूंगा आई कंडेम ऑल वायलेंस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिसने मारा हो गलत मारा, नाम नहीं लूंगा, बट आई से आई कंडेम ऑल। तो उस वो एग्जांपल है, इसने कुछ पीसेस लिखे हैं, बट इसकी पूरी जिंदगी जो इसकी है, जोआना चू की, निकली है प्रो चाइना। तो दिस इज वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। सो अब इसने जो आर्टिकल लिखा है, 1 साल अपनी जिंदगी का जो इसने बर्बाद किया, इसमें जो इसने रेफरेंसेस दिए हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। इसने लिखा है, सॉरी मैंने लिखा होता, हाँ, इसने चिन्नैया जंगम नाम का बंदा है, ठीक है, उसकी रेफरेंस दी है। तो अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे इंडिया में एक इकोसिस्टम है जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं। देयर इज नो अदर वर्ड आई कैन यूज, एंटी इंडिया है वो टोटल खुले में, क्योंकि डेमोक्रेसी है, आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी बोलो कुछ भी करो। ऐसा तो नहीं है आपका चाइना की तरह की गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी, रात को गायब हो जाओगे। तो चिन्नैया भाई जो हैं जंगम, ये गेस करो किस यूनिवर्सिटी के इंडिया में से? जेएनयू। तो ये जेएनयू से उन्होंने एमफिल करी है मॉडर्न हिस्ट्री, और ये दलित राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो अब जो कम्युनिस्ट हैं किसी भी कंट्री में, वो सॉफ्ट स्पॉट, इमोशनल स्पॉट्स ढूंढते हैं हर कंट्री में जहां पे डिवाइड्स हो पॉपुलेशन में। इंडिया में सबसे बड़ा डिवाइड जो पिछले 300 साल का रहा है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी में, वो है कास्ट सिस्टम। और जो बना किसी और चीज के लिए था वो, मगर बहुत गलत तरह से यूज हुआ है दलित्स के अगेंस्ट। ये हमें मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है हमारे कंट्री, ठीक है। तभी वो आज की डेट में दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड हिंदू, वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाएंगे, वो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हिंदू नहीं कहलाना चाहते अपने आप को। और आई डोंट ब्लेम देम, जो उनके साथ हुआ है कि आप एक कुएं से पानी नहीं पी सकते। कई बार तो उनको लिंच कर दिया जाता था, गांव भरे गांव में, सबके सामने, कोई कुछ बोलता नहीं था, उनके बच्चों के साथ नहीं खेलना। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये दलित राइट एक्टिविस्ट भी है। तो अब जो 100 साल पहले होता था वो अब तो नहीं हो रहा दलित के साथ, होता है गांव में होता है, मैं ये मना नहीं कर रहा। अभी भी गांव, अगर आप पिछड़े इलाकों में चले जाओ जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, मोस्टली एजुकेशन की वजह से इग्नोरेंस आती है। रूरल एरियाज में ज्यादा है, शहरों में रूरल में ज्यादा है। आज की डेट में अगर मेरे साथ ऑफिस में कोई दलित काम करता तो मेरे लिए इज अ कोवर्कर, आई डोंट केयर इफ इज अ हिंदू, मुस्लिम, दलित, जो भी है। तो ये दलित राइट एक्टिविस्ट है। इसने बुक लिखी है दलित्स एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन अनटचेबिलिटी हिंदू कास्ट सिस्टम। तो बेसिकली ये जेएनयू का प्रोडक्ट है, और उस पर जिसको हमारे यहाँ कनाडा बोलते हैं डबल वैमी, आइसिंग ऑन द टॉप,
तो ये दलित राइट्स एक्टिविस्ट भी है, तो ये कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये रिजर्वेशन के बारे में कभी बात नहीं करता कि दलित को पिछले 50 साल से इंडियन गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है कि भैया तुम आगे आओ, फोर फ्रंट में इकोनॉमी के में तुम काम करो, ये उस बारे में कुछ नहीं बोलता है, बस एंटाई लिखता है जो भी लिखता है। एनीवेज, ही ऑल्सो स्पीक्स अबाउट हिंदू फैशिज्म, एंटी मुस्लिम वायलेंस, ये जो यूजुअल पॉइंट्स होते हैं जब कोई एंटी इंडिया बात शुरू करता है। एंटी इंडिया आई मीन ये पॉइंट्स गलत नहीं है, ये दलित वाला जो पॉइंट है वैलिड है, मगर अब आप उसको सिर्फ एक साइड की बात बताओगे, आप ये नहीं बताओगे कि कैसे इंडिया में रिजर्वेशन चल रही है, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है, रेलवेज में, हर चीज में सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं दलित होने के, झूठे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख, वो झूठे सर्टिफिकेट बनवा रहे थे कि मैं भी दलित हूँ, और कैसे जो असली स्टूडेंट्स हैं वो सफर हो रहे हैं। एनीवेज अच्छा, अब इसमें एक और बंदी है मलाइका कस्तूरी, हाँ, तो वो लिखती है, ये मलाइका कस्तूरी आप गेस करो किस यूनिवर्सिटी की है, इंडिया में है, जेएनयू, ठीक है। तो इसने बीए और एमए किया जेएनयू से। ये एक बुक लिख रही है, प्रोड्यूसिंग हिंदू पब्लिक्स, ये जो साधुओं पे और हिंदू नेशनलिज्म पे ये बुक लिख रही है मलाइका कस्तूरी। ये सीएए के बारे में लिखती है, जो सीएए में मिस इन्फॉर्मेशन जो छोड़ी गई थी मीडिया में कि जी 200 मिलियन मुस्लिम्स को निकाल देंगे, हिंदुओं को रख लेंगे, वो जो फिर तीसरी है इद्रिसा पंडित, जिसकी इन सारे बंदों ने इसमें आर्टिकल में ऐड किया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेके इसने जो अपना 1 साल जिंदगी का बर्बाद किया जोआना चू ने, उनको उस पर इसने आर्टिकल लिखा है। इद्रिसा पंडित कौन है जी? अब ये कहती है मैं कश्मीर से हूं, इसने इंडिया नहीं लिखा उसमें, तो इसी एक लाइन से ही क्लियर हो गया हमारा उसका बैकग्राउंड कि वो क्या बिलीव करती है। शी डजंट बिलीव शी इज इंडियन, शी बिलीव शी इज अ कश्मीरी, व्हिच इज हर राइट, ठीक है जी। ये वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ाती है, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज इन इस्लाम है। और इसका एक स्टेटमेंट है कि बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इज कम्युनल वायलेंस एंड नॉट टेररिज्म। इसका कहना है कि इंडिया में जो आज तक का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो टेररिज्म नहीं है, कम्युनल वायलेंस है। कम्युनल वायलेंस है इनडायरेक्टली, बेसिकली शी इज सेइंग हिंदू, जो सैफरन टेररिज्म का एक वर्ड आया था। अच्छा जी, फिर लास्ट है इसमें हुमा दर, ये पाकिस्तानी है आई थिंक, और ये कश्मीरी है, इसमें लिखा नहीं है इसका बैकग्राउंड, बस ये यूसी बर्कली में ये प्रोफेसर है। ये शी मेंशंस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जगह जगह पे। फिर इसने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू दिया है जहां पे ये जब 370 हटा था तो ये रो रही है यूट्यूब पे ना, शी इज क्राइंग, लिटरली फिजिकली क्राइंग, एंड बोल रही है जेनोसाइड अलर्ट हो गया, वहां पे इंटरनेट नहीं है, मैं बात नहीं कर पाई अपने रिश्तेदारों से, ये रो रही है इसलिए। तो उसमें इसने कोई कश्मीरी पंडित का कुछ मेंशन नहीं किया, बस ये रो रही है कि इंटरनेट चला गया बेसिकली वहां से, तो मेरी बात नहीं हो पा रही। अच्छा जी, फिर इसने एक बुक लिखी है, कैन अ मुस्लिम बी एन इंडियन एंड नॉट अ ट्रेटर और अ टेररिस्ट। तो ये सारे बंदे थे, यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं सारे। तो इस आर्टिकल में से अगर 5 एग्जाम्पल, 5 शराबी इकट्ठे हों अगर किसी जगह पे और रात का 8 बजे का टाइम है, तो किस चीज के बारे में बात करेंगे? वो शराब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये 5-6 यूजुअल जो एक्चुअली जो सबसे बड़ा जो नशेड़ी और जो शराबी है इनमें से, वो है गुरप्रीत सिंह। वो तो खैर, हाँ, गुरप्रीत सिंह। इनका एक्चुअली में द फर्स्ट टेस्ट ऑफ हर हिंदू नेशनलिज्म वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ यूबीसी, जब सीए के अगेंस्ट ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे और कुछ प्रो इंडियन लोग चले गए कि भाई हमें भी बोलना है, तुम गलत नैरेटिव कर रहे हो। उसमें इन्होंने मौका नहीं दिया। काफी वैसे टेररिज्म हैज नो रिलीजन, बट एक आदमी ने अगर कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया गुरप्रीत सिंह से, तो वो बंदा फासिस्ट हो गया। अब गुरप्रीत सिंह जी के बारे में बता दूं, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है। वो रचना सिंह जो एमएलए हैं एनडीपी पार्टी की सरी से, उनके पतिदेव हैं। वैसे तो जर्नलिस्ट हैं, बट पूरा खालिस्तानी उसके इंटरव्यू लेते हैं। ये कठुआ जो रेप हुआ उसमें जो एडवोकेट थी उसको फैसिलिटेट करते हैं। जितनी भी इंडियन एंटी एक्टिविटीज हैं, और मोदी को ये हिटलर से कंपेयर करते हैं, आरएसएस फासिज्म, जो प्रो इंडियन रैली निकली थी फ्लैग मार्च वाली, उसका इन्होंने हवाला लिया। औरतों के खिलाफ जो एक ग्रीन पार्टी की पहली हिंदू महिला जो खड़ी हुई थी नीमा मनराल, उनके खिलाफ इन्होंने काफी हेट कैंपेन शुरू करी, गंदा आर्टिकल लिखा जिससे उनको काफी उनके बैनर तोड़ दिए गए। तो ये आदमी आई थिंक सबसे बड़ा कैटलिस्ट है, क्योंकि
मैं यहाँ पे वैंकूवर एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर न्यू वेस्ट मिनिस्टर में जो मोशन पास हुआ, जो भी हुआ, पूरी एंटी इंडिया गतिविधियों में, आई डोंट नो कि उसका फ्री का टाइम पास है या वो क्या करता है, पर कोई भी उसकी अगर स्ट्रेट मैगजीन जाए तो टोटल प्रोपोगेंडा है इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के खिलाफ। अरे अभी से नहीं है, आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन 2003 व्हेन आई केम टू कनाडा। तो हम सरी में रहते थे, मेरे को अभी भी याद है। तो पढ़ने जाते थे या जॉब पे जाते थे, तो वहाँ पे जब आप स्काई ट्रेन स्टेशन में से उतरते हो तो वहाँ पे जॉर्जिया स्टेट वाले खड़े होते हैं लेके ना, जो उसको दे गिव यू फ्री न्यूज़पेपर जो स्टेशन पे। तो हम पढ़ा करते थे। इसको तब से दिक्कत है, ये तब से एंटी इंडिया चीजें। आई डोंट नो इसके साथ हो सकता है इसकी लाइफ एक्सपीरियंस रहा हो कुछ ऐसा कि आई डोंट नो इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है। गुरप्रीत सिंह नाम तो पंजाबी लग रहा है, रचना सिंह, आई डोंट नो इनका बैकग्राउंड क्या है दोनों का, बट डेफिनेटली एक तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हुआ है, इनकी जमीनें छीनी गई हैं या पता नहीं क्या कश्मीरी हिंदू वाला इनके साथ काम हुआ है, आई डोंट नो, बट बहुत नफरत है, बहुत नफरत है, इररेशनल। एग्जैक्टली इतना एंटाई किसी भी कंट्री के बोलना, इंडिया हो चाइना हो। जैसे चाइना में अब यहाँ पे आप देखो, यूएस में उइगर मुस्लिम्स हैं, वो हमेशा बस हर जगह खड़े रहते हैं बेचारे लेके, कि जेनोसाइड हो रहा है, जो कि हो भी रहा है उनके साथ। हालांकि इंडिया में लोग जेनोसाइड जेनोसाइड एक आजकल का कैच वर्ड बन गया है, जेनोसाइड। जैसे अभी 370 हटी थी इंडिया में, तो जेनोसाइड अलर्ट इशू किया गया था। जेनोसाइड अलर्ट, जैसे कि वहां पे लाइन लगा के बंदों को कंसंट्रेशन कैंप। जेनोसाइड कहां से निकला है? जेनोसाइड निकला है नाजीज के बाद, जेनोसाइड वहां से वर्ड निकला है कि आप जब एक गवर्नमेंट परसिक्यूट करती है किसी पर्टिकुलर रेस या रिलीजन को, उसको जेनोसाइड कहते हैं। इट हैज टू बी अ जेनोसाइड, इट हैज टू बी गवर्नमेंट और स्ट्रक्चरल जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मार, वो टोटली तरह से डेसिमेट कर देना कि बंदा वहां पे मिले ही ना। हाँ, तो वो नाजीज 1939 से 45 तक जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में, जो वहां से जेनोसाइड वर्ड निकला है। बट अब ये कैच फ्रेज हो गया है किसी का, अगर आपको यूएन में कुछ स्पीच देनी है, कहीं जाके अपने एजेंडा को फर्दर करना है, तो आप जहां जेनोसाइड बोलोगे तो जैसे पब्लिक चल रही है वो एकदम रुक जाते हैं सारे, एंड दे स्टार्ट पेइंग अटेंशन। तो इन्होंने जेनोसाइड वर्ड करना यूज कर दिया। आई डोंट नो इनके साथ क्या बैकग्राउंड क्या है, आई वुड लव टू नो कि ये गुरप्रीत सिंह का। नहीं, मैं करा है वो, मैंने इंटरव्यू भी किया है उनका। ऐसे समझदार आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, बट उसको बस हिंदू ही सबसे बड़े आतंकवादी और हिंदू रिलीजन, मनुस्मृति, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है वो आदमी, मतलब नहीं पढ़ा इतना आज तक हिंदुइज्म के बारे में जितना इसने पढ़ लिया। हाँ हाँ, बहुत बड़ा है इसने, और हमसे बड़ा आतंकवादी आई थिंक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ उसके हिसाब से। उसके हिसाब तो अब इसके चलो मुद्दे पे आते हैं। अब ये कहती है कि शुरुआत इसने करी है कि जो कैनेडियन पीएम ने जो बोला है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और इंडिया में काफी लोगों को मिर्ची लग गई उससे कि भाई ये कैसे इंडिया के मामले में दखल दे रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट। शुरुआत इसने वहां से करी है। फिर ये आती है लॉ अगेंस्ट मुस्लिम, आर्टिकल 370। तो इसमें अगर हम जाएं तो 370 कैसे मुस्लिम्स के अगेंस्ट था? आई फेल टू अंडरस्टैंड। अगेंस्ट नहीं था ऑब्वियसली, वो सबको पता है। कल ही मैं वीडियो देख रहा था एक, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। तो उनका इंटरव्यू था किसी कश्मीरी पंडित के साथ, मेरे को नाम नहीं आ रहा उनका, फीमेल जर्नलिस्ट है वो शायद। सो शी वाज, नहीं आरती टिक्कू सिंह नहीं है। शी वाज टेलिंग द होल स्टोरी ऑफ कैसे ये शुरू हुआ कश्मीर की प्रॉब्लम। सो विदाउट गोइंग इनटू इट इन डिटेल बिकॉज हमारा इंटरव्यू इस बारे में नहीं है, शी सेड जो 370 बेसिकली, ये तो हमें जो बी आर अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने बचा लिया कंट्री को। आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये नेहरू वॉज ट्राइंग कि ये 370 डलेगा ही डलेगा। अम्बेडकर उन्होंने मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं है। बट एज वी ऑल नो, शेख अब्दुल्ला एंड नेहरू वर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों कश्मीर से थे, उनकी बड़ी गहरी मित्रता थी। और जो राजा हरि सिंह थे उनकी दुश्मनी थी नेहरू से। देयर वाज एन इंस्टेंस दैट हैपेंड, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ हुआ था उनके दरबार में। नेहरू वेंट एंड आई थिंक कुछ हुआ था, बैकग्राउंड मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट समथिंग हैपेंड। सो ही वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ जो हरि सिंह जो राजा थे वहां के। तो 370 शेख अब्दुल्ला का आइडिया था कि ये भैया हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होगा, हमारी राइट्स भी अलग होंगी, हमारी लैंड नहीं खरीद सकता कोई, राइट टू अबोर्ड नहीं है, हमारी लड़की को शादी करेगी। तो ये 1945 में बी, बट बी आर अम्बेडकर सेड नहीं, ये नहीं आना चाहिए, एक कंट्री है, हमारी सारी स्टेट्स इंडिया का पार्ट है, गलत है, मैं नहीं डालूंगा इसमें। तो उन्होंने दे ही जंप्ड ओवर हिज हेड, उसमें डलवा के लास्ट मोमेंट पे बी आर अम्बेडकर ने सिर्फ एक वर्ड डाला था, टेम्परेरी।
अगर वो वर्ड नहीं होता, और बी आर अम्बेडकर, सोचो 50s में उन्होंने ये सोचा कि ये 2020 तक एक, जिसको बोलते हैं ना जो घाव होता है कभी ठीक नहीं होता, इंडिया के लिए वो था ये। हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, अगर मेरी अबोर्ड कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की, तो मैं तो शादी कर सकता हूं किसी भी लड़की से इंडिया में, उसको कश्मीरी सिटीजनशिप मिल जाएगी, राइट टू बोर्ड। मगर अगर मैं एक लड़की हूं कश्मीर से और मैं किसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, उसको नहीं मिलेगी। शी हैज टू लूज हर राइट टू, उसकी प्रॉपर्टी भी, सब कुछ, जितने भी राइट्स आते हैं उसके साथ, वो चले जाएंगे। उसी की वजह से फिर इन्होंने, जो आपको पता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और ये सारे बंदे, अगेन यूजुअल सस्पेक्ट, अब्दुल्ला की फैमिली चली आ रही है पूरी, उनके अपने बच्चे सारे लंदन में पढ़े हैं। जो है ना, चीयू है, इसको प्रॉब्लम है कि औरतों को अपने अधिकार मिल गए, शादी के बाद उनको प्रॉपर्टी लूज नहीं करनी पड़ेगी। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको इक्वल राइट्स मिल गए। स्टेट, अब जैसे कनाडा में हम ब्रिटिश कोलंबिया अलग कर दें कि भाई कोई यहाँ पे, ये स्टार के लिए टाइम काम करती है ना, टोरंटो स्टार के लिए काम करती है, बट आई थिंक शी लिव्स इन वैंकूवर। मैं लिव्स इन वैंकूवर, तो इसको बोलो जी, ओंटारियो जो है उसमें स्पेशल स्टेटस है, जो भी 370-35 है, तो ना तो तू जा सकती है, ना तू प्रॉपर्टी ले सकती है, ठीक है। और अगर ये वहां की होती और ये किसी वैंकूवर के बंदे से शादी कर लेते, तो यू लूज योर रेजिडेंस फॉर ओंटारियो। तो जितने भी यूएन के बंदे होते, जितने भी लिबरल मीडिया होता, उन सबने झंडे लेके, कैंडल्स लेके खड़े होते ना, आजकल नया फैशन चला हुआ, कैंडल लेके आए थे हर जगह। तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर देने थे वहां पे कि जी ये तो ह्यूमन राइट्स की, और वही इंडिया ने हटा दिया, बिकॉज अब किसी को हजम नहीं हो रहा सुशील। ये बात ये है कि 2014 से पहले, तो मैं तो हूं मोदी सपोर्टर, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, मैं हूं मोदी सपोर्टर, इससे पहले कि मेरे को कोई लास्ट में कमेंट छोड़े, मैं हूं, आई एम अ बिग मोदी सपोर्टर। तो अब किसी को हजम नहीं हो रही है बात की, ये इंडिया अपनी असर्टिवनेस, इंडिया कैसे ये चीजें कर रहा है बिना किसी के बारे में सोचे। इंडिया ने अपना सिस्टम बना लिया है। अच्छा, एक तो ये चिड़ है इनको, दूसरी चिड़ इनको ये है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, ना अमेरिका बोल रहा है, इजराइल इनके साथ है, फ्रांस इसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया इनके गुण गा रहा है, एक हमारा कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जो बोलता रहता है, बट उसका अपना एजेंडा है, उसमें बाद में उसने भी अगर देखा जाए, उसने इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उसने बोला एवरीबॉडी शुड हैव राइट टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी। हाँ, तो उसमें आई थिंक उसने कोई गलत बात नहीं कही। नहीं, उसने गलत बात नहीं की, मगर यू कैन नॉट बी सिलेक्टिवली आउटरीच्ड। जब आपकी आउटरीच निकलती है तो सिलेक्टिव नहीं हो सकती। तो जो ह्यूमन राइट, अगर तो आप हर ह्यूमन राइट के बारे में बोल रहे हो, सो आई कैन अंडरस्टैंड। गलत तो बिल्कुल नहीं बोला। ये जो बीजेपी ने वाटर कैनन्स और ये जो लाठी चार्ज कराया है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। भैया वो तो फार्मर्स हैं बेचारे, 70 साल से वो पिसते आ रहे हैं कांग्रेस के नीचे, बीजेपी के नीचे, हर गवर्नमेंट के नीचे वो पिसते आ रहे हैं, ठीक है। आत्महत्या करते हैं, कोई भी अगर सुसाइड कर रहा है तो वो तब सुसाइड करेगा अगर कोई रीजन है। बिना बात से तो कोई अपनी सुसाइड करने लगेगा कि भैया मैं आज, मेरे को सुसाइड करने का दिल है, आज मैं अपनी जान दे दूं, ऐसा नहीं है। उनको कुछ इतने सालों से दिक्कत चल रही है, तभी बंदा सुसाइड करता है। फार्मर सुसाइड तो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा इंडिया में। तो ट्रूडो ने गलत कुछ नहीं बोला, मगर जब सिलेक्टिवली आउटरीच होता है कोई बंदा, अब 3 महीने पहले चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, जो इंडियन सोल्जर्स चेक करने गए थे कि चाइनीज ने वो हटाया है कि नहीं अपना खेमा, तो वहां पे चाइनीज, उन्होंने पत्थरों से और बटॉन से वो तैयारी में बैठे थे इंडियन सोल्जर मार, तब जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोला, वो भी ह्यूमन राइट। तब उसको क्वेश्चन नहीं किया ना लोगों ने। अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमें पता है कितना बड़ा पंजाबी डायस्पोरा कनाडा में रहता है, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई मेरी फैमिली वालों के खिलाफ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं चिंतित हूँ। उसने उसमें बोल दिया। आई थिंक उसको, अगर कोई बोलता कि भाई मेरा फैमिली मेंबर चाइना वालों ने मार दिया, तो आई थिंक वो उसमें भी अपनी वही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे देता। तो इसमें एक मोटिवेशन तो है पॉलिटिकल, ठीक है। मैं इग्नोर नहीं कर रहा जो भी जस्टिन ट्रूडो ने बोला, ठीक बोला, कनाडा इज अ चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज से नहीं, पिछले 100 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 100 साल तो नहीं कहूंगा, खैर पिछले 40-50 साल से कनाडा है, इट्स बीन अ चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मेरा कहने का मतलब ये है, उसको वोट्स दिख रही हैं, उसको वोट्स दिख रही है पंजाब से, मेरी भी फैमिली पंजाब से है, तो उसको वोट्स दिख रही हैं। अच्छा, ये अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं भी था, अगर फिलहाल लेट्स सपोज इट्स नॉट, मैं गलत हूं, तो उसको तब ह्यूमन राइट्स की याद नहीं आती जब वो वहां जाके जो सेपरेटिस्ट हैं सरी में और ब्रैम्पटन, वहां जाके फोटो में खिंचवाता है, जब वो, तब उसको याद नहीं आई ह्यूमन राइट्स की, जो ट्रूडो है। तो इट्स ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जहां पे उसको वोट्स, इज अ पॉलिटिशियन, और उसमें ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इंडिया कनाडा के रिश्ते खराब हो जाए।
ऐसा उसने कुछ नहीं ऐसे रिश्ते खराब अगर होने लग गए इंडिया कनाडा के, हाँ। सावरनेस तो आई है रिलेशनशिप्स में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब से ट्रूडो आया है पावर में, बिकॉज उसको अपना देखना है यार, उसको अपनी वोट्स का देखना है ना, बेसिकली उसको इंडिया से लेना देना नहीं है ज्यादा, हालांकि होना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स आज की डेट में, चाइना के बाद अगर कोई मार्केट आती है सबसे बिगेस्ट तो वो इंडिया है। तो अगर मैं होता तो मैं स्टेटमेंट भी देता, मगर मैं फिर वो फोन भी कर देता बाद में कि भैया मेरे को देनी पड़ेगी स्टेटमेंट, यू नो इट इज अ बिग इशू, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मगर इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए, सो वी नीड द इंडियन कस्टमर्स, जो इकोनॉमी है हमारी कनाडा की, बट इतनी छोटी स्टेटमेंट से गवर्नमेंट गो गवर्नमेंट कम ऐसे ये वाइज तो नहीं होते। बेसिकली यही उसने आर्टिकल लिखा है, इसी इसी के लिए वो कह रही है। नाउ उसको अगले उस पे आती है पैराग्राफ पे कि हिंदू नेशनलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें वो कहती है सुपीरियरिटी ऑफ हिंदूज और एंड वांट्स हिंदू फेथ एंड कल्चर टू बी कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया। तो मतलब ये कहती है सुपीरियरिटी ऑफ हिंदू। तो ये कौन सी कौम है जो 1000 साल गुलामी में रही है और सुपीरियर है? तो अब भैया क्या उसने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है यार, फिर अगेन वो उन 5 जेएनयू वालों को फोन लगाया उसने एक साल में, हम्म पता नहीं कितने घंटे बात करी होगी एक साल में उसने 5 जेएनयू वालों से। हम्म और एक वो दो दो आईएसआई स्पॉन्सर्ड कश्मीरी हैं, उनको हम्म फोन लगाया होगा उसने, पता नहीं कितने घंटे बात करी है। तो जो उन्होंने बताया इसको, और जो गुरप्रीत, क्या नाम था, गुरप्रीत सिंह, जो उसने बताया होगा, और जो लाइक माइंडेड बंदे हैं जो कनाडा में, उसको जो उन्होंने पट्टी पढ़ा के जो चूरन, जैसे आजकल चूरन खिलाया, जो उसको चूरन खिलाया वो खा के घर आ गई है। हम्म। उस मस्त लिख दिया जो भी उसके दिमाग में आया। तो सुपीरियोरिटी की जहां तक बात आती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं लगता गवर्नमेंट की 800 पॉलिसी साल नहीं 800 है। साल हम अंडर ऑक्यूपेशन रहे हैं फॉरेन इन्वेडर्स की, हाँ, 1000 साल इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स। तो मुझे समझ में नहीं आता है कौन सी सुपीरियरिटी है। तो कॉर्नर स्टोन तो जो है बोली, कॉर्नर स्टोन तो है। अब आज हिंदू कंट्री तो नहीं है, बट मेजोरिटी 81% पॉपुलेशन जहाँ पे हिंदू है, तो उसमें तो आप देखोगे, जो कभी आप किसी, इट्स ऑल मिक्स्ड इंडिया में। तो यार मैं दरगाह गया हूँ कितनी बार, मेरे रिश्तेदार वहां पे सेक्युलरिज्म जो, जो है वो एक्चुअली हिंदुओं से बड़ा सेक्युलरिस्ट तो कोई हो नहीं सकता। लोगों ने अब सेक्युलरिज्म सीखा है। या तो इंडिया में पिछले प्रॉब्लम्स तो यार जहाँ पे, अब हमसे तो कनाडा में एक मेन प्रॉब्लम है हमारी कनाडा में, जहाँ पे रेस रिलेशंस आते हैं, फर्स्ट नेशंस, यही है ना हमारी मेन जो हम्म, कनाडा का जो काला एक, धब्बा। हाँ, जो कनाडा के जिसको बोलते हैं ना माथे पे काला दाग, वो फर्स्ट नेशंस के रिलेशनशिप है जो भी उनके साथ हुआ। 35 मिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, हम्म 37 मिलियन की आज की डेट में। हमारी एक प्रॉब्लम है जो हमसे आज तक सॉल्व नहीं हुई, इंडिजिनस जो कमीशन ऑन मर्डर्स जो वो बनी थी पीछे, वो आज तक, ट्रूडो जब से आया 15 से, तब से उसने वो बनाई थी, हम्म। आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ, शायद ना ही मेरे को लगता है वो ये इशू सॉल्व होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। तो वो जो डिवाइड है हमेशा रहेगा हमारी सोसाइटी में, बिटवीन व्हाइट कैनेडियंस एंड बिटवीन आवर फर्स्ट नेशन पीपल। तो आप सोचो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जूस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट हैं, एथिस्ट हैं। तो 130 और करोड़ में वो मुस्लिम है जिन्होंने काफी हिंदुओं को मारा, जगहें तोड़ी, who are basically invaders and we embraced them and we बिल्कुल, did not persecute them। तो मतलब इन्वेडर्स तो पहले तो थे, नो डाउट, आज की डेट में भी कई बंदों, अब कईयों से बात होती है वो कहते हैं यार हमने राज किया 1000 साल। हमने राज किया। तो समथिंग लाइक दिस, ये कोई अच्छी बात है बोलना कि हमने तुम्हारे पे राज किया? तो बोलते हैं ठीक है लोग। भाई, राज किया, आई अंडरस्टैंड, विच इज ट्रू, किया, आई मीन, मैं, तुमने कहा किया, तुम पे तो हुआ। तुम कौन सा भाई, तुम अपना डीएनए टेस्ट करा लो। तुम क्या बिल्कुल। तुर्की हो, अरब हो, कौन हो तुम? तो शक्लें देखो अपनी, तुम बिहार जैसी शक्ल है तुम्हारी, यूपी वाले भैये हो तुम कहाँ से तुम कहते हो कि ऑटोमन एम्पायर को कोट करते हो तुम? और अगर आप यही लाइक चीजें, अब अगर आप लिबरल मीडिया में या लेफ्ट मीडिया में बोल दो, तो वो तो भाई आपको सबसे बड़ा रेसिस्ट डरा देंगे कि आप तो रेसिस्ट, सबसे बड़ा क्यों रेसिस्ट। करेंगे? जो है वो है, लाइक यू लुक लाइक एन इंडियन, यू टॉक लाइक एन इंडियन, योर एक्सेंट इज लाइक अ बिहारी, लाइक अ यूपी भैया, और तुम तुर्कों को कोट करो, अरबों को कोट करो, तो मैं ऑब्वियसली मैं कहूंगा भाई अपनी शक्ल तो देख, तू है कौन? राइट, अपना डीएनए टेस्ट करा जाके। बिल्कुल। तो तो इंडिया में इतने रिलीजन्स हैं, तो यार प्रॉब्लम होना तो बड़ी, आई डोंट थिंक, ये जो इसने कोट किया है कि हिंदू सुप्रेमेसिस्ट, हिंदू नेशनल, ये यार कैच वर्ड्स हैं जो कि एक इकोसिस्टम में बनाए गए हैं टू, बेसिकली जो एंटी इंडिया स्टैंड है उसमें कैच वर्ड्स बनाए गए हैं। अब जो भी बंदा आपको मिलेगा ना जो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है या हिंदुओं के अगेंस्ट बोल रहा है,
या जो इंडियन जो बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा है, किसी के भी अगेंस्ट बोलेगा, वो ये कैच वर्ड्स हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू फैशिज्म, हिंदुत्व, कश्मीर, माइनॉरिटी इश्यूज, कश्मीर, ये सारी 370, 35A, CAA, ये 7-8 गुट्टियां चूरन खिलाते हैं लोगों को ये। और जो वेस्टर्नर्स हैं, इस जैसे क्या नाम है इस पगली का, जो है ना, वो चूरन चख लेते हैं, वो उनको मजा आता है, वो इसी इकोसिस्टम में पले हैं, वो भी, इसका बैकग्राउंड तो सारा कम्युनिस्ट है तो चाइना से ही है। ये देखो, वंस अ कम्युनिस्ट ऑलवेज अ कम्युनिस्ट, ये बहुत बड़ी, कम्युनिज्म एक बीमारी है, जिसको एक बार लग गई, वो चाहे यूएस में रहता हो, वो इंडिया में रहता हो, कनाडा में रहेगा, वो कैपिटलिस्ट कंट्री में, लिबरल कंट्री में, जहां पे टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच। कम्युनिस्ट कंट्री में तो बोल ही नहीं पाएगी, इसको घर से उठा के ले जाएंगे, गायब हो जाएगी। तो ये वहां तो बोलेगी, बोल कहां सकती है, ये सिर्फ जो कम्युनिस्ट खुल के बोल सकते हैं, आयरॉनिकली वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या इंडिया में बोल सकते हैं। क्यों, वो और तो कहीं बोल ही नहीं सकते। तो इसको जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे है, तो ये बोल रही है, तो जहर उगल रही है, उगलने दो, देयर इज नथिंग वी कैन डू। तो फिर ये अगले मुद्दे पे आती है कि गांधी के बारे में, कि भाई गांधी कैसे असैसिनेट कर दिया आरएसएस ने। वैसे ये बोलती है, लोग बोलते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन, बट गांधी के केस में इन्होंने पूरा पूरा हिंदुओं पे फेल दिया कि भाई वो टेररिस्ट ने मार दिया। और वीर सावरकर का एग्जांपल लेती है कि ही यूज्ड टू थिंक दैट मुस्लिम्स आर बिगर थ्रेट देन ब्रिटिश। तो ये गांधी और आरएसएस एंगल, ये मतलब इसने कैसे रिसर्च किया होगा आपको लगता है? यार ये भी एक, अब जहां पे आरएसएस की बात आती है, वहां पे दो तीन, चाहे किसी ने पढ़ा हो आरएसएस के बारे में या ना पढ़ा हो, दो तीन जो उनको कैच वर्ड याद आते हैं। एक तो आता है गोलवालकर, ठीक है, एक ये सावरकर, और एक ये क्या नाम है जिन्होंने गांधी की हत्या करी थी, गोडसे। गॉडसे। ये तीन बंदे के बारे में इनको, जहां पे अब बीइंग, अगर आप इतनी सारी चीजें याद नहीं ना रख सकते, तो जहां आरएसएस का नाम आ गया, वहां इन तीन बंदों का नाम लिया जाएगा, उसको आ, उसका जो पूरा जो अस्तित्व है उस मूवमेंट का, उसको डिग्रेड करने के लिए। तो अगेन वही जो इसको लोगों ने बताया होगा, जो ये चिन्नैया, क्या नाम था प्रोफेसर, और ये दो तीन जो बंदे हैं, जो इन्होंने इसको बताया होगा कि भैया गांधी को मार दिया उन्होंने, ये तो माफिया मांगी थी सावरकर ने, और यू नो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वही, आई थिंक इट्स ऑन द सेम लाइंस, कोई इसमें, इट इज द सेम प्रोसेस। डजंट मेंशन कि 1947 में गांधी की वजह से कितने मिलियंस ऑफ लोग मरे, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने और भी ज्यादा मिलियन लोगों ने अपने घर खोए। वो बेसिकली वो एक जेनोसाइड था। तो मेरे को इस टॉपिक पे आई एम वेरी इंटरेस्टेड। आई समटाइम्स मेरा दिल करता है कोई टाइम मशीन हो और मैं वापस जाके देखूं कि गांधी जी की क्या, लाइक व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस। क्योंकि यार आज की डेट में 2020 में हम बैठे हैं कनाडा में, है ना, हीट चली हुई है, मस्त बाहर पूरी फ्रीडम है हमारे पास, अभी हमने गाड़ी निकालनी है, चले जाएंगे, ऐश की जिंदगी है। मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 1945 में, 1940s में जो हुआ होगा, पूरा लाइफ बंदा, एवरीबॉडी इज, जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से बंदा डिसीजन लेता है जिंदगी में। तो गांधी जी ने कुछ चीजें हैं जो आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज, मेनी ऑफ हिज पॉलिसीज, और कुछ जो चीजें हैं आई रियली एडमायर हिम, जो उन्होंने किया है इंडिया के लिए। उनका रोल झुटलाया तो नहीं जा सकता। पहली बात, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में गांधी का हाथ था। अब वो पूर्ण स्वराज चाहते थे या नहीं चाहते थे, या जो भी बनना चाहते थे, बट ही ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने लायक तो है, बहुत गलत गलत काम किए हैं। मोस्ट डेफिनेटली, यस, बहुत ज्यादा, बहुत राइट। ज्यादा, नो डाउट। बट मेरा कहने का मतलब है कि वो जो टाइम रहा होगा, आई एम रियली फैसिनेटेड कि व्हाट मेड हिम डू सच थिंग्स। कि जैसे कुछ एग्जांपल हैं, एक राइट्स हुई थी वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में, नाम नहीं याद आ रहा, जहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदू राइट्स थी, तो काफी हिंदू मारे थे मुस्लिम्स ने। डायरेक्ट एक्शन डे तो नहीं था? हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे मेरे ख्याल से। या तो जब कहा था उसमें कि भाई हम बहुत मारेंगे अगर नहीं अलग किया तो। बहुत हिंदू मरे थे उसमें। बहुत। एंड देन गांधी केम एंड सेड कि इसमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट अगर वो तुम्हें मार रहे हैं मारने दो, मर जाओ। खिलाफत मूवमेंट में भी सेम किया था इस आदमी ने। हाँ केरला में जो खिलाफत मूवमेंट थी, जिसमें हाँ, 20-25 हजार हिंदू मारे थे अंडर ऑटोमन अंपायर, वो खिलाफत कैलिफेट एस्टेब्लिश करने के लिए, तब भी इसने सपोर्ट किया था इस बंदे ने। आदमी तो बहुत खत्म था वो। तो
इट इज कंट्रोवर्शियल। मेरे को मैंने कंट्रोवर्शियल और सिख आदमी था। I'll be very honest, मैंने इतना पढ़ा नहीं है गांधी के बारे में जितना मैं। चलिए ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ वही इसने जो बेसिकली जो गूगल कर दे ना, हिंदू आइडियोलॉजी ये वो कीवर्ड्स, गांधी का नाम आ ही जाता है बीच में, और अब गांधी आरएसएस। आरएसएस का नाम आया और 2002 ना आए तो वो तो बिल्कुल फिर मतलब अधूरी कहानी है, फिर तो बिल्कुल वो सर्च इंजन ही बेकार है। बिल्कुल। वहीं से आई थिंक ये जो 9/11 हुआ है ना 2002, उसके बाद ये 9/11 समथिंग हैपेंड देयर टू द होल वर्ल्ड। तो मेरे को अभी भी वो दिन याद है 9/11 जिस दिन हुआ, उसके बाद से वर्ल्ड हैजंट बीन द सेम। इट्स बीन 19 इयर्स नाउ। कुछ चेंज हो गया दुनिया में, लाइक एवरीबडी स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर, मुस्लिम नहीं नहीं, 1990 में अब कश्मीरी भगा दिए इन्होंने, अब एक कहते हैं तो कभी हुआ ही नहीं ना लोगों के लिए। नोबडी पेड अटेंशन, हमने नहीं अटेंशन पे करी। हम बहुत छोटे 1947 थे। हुआ था, वो तो 9/11 में नहीं हुआ था, नहीं, मैं राइट? जो कश्मीरी पंडित का हुआ है, हाँ। इसमें आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारी गलती, हाँ बनाए से हमारी, हिंदुओं की और इंडियन गवर्नमेंट की गलती है। वो वेस्टर्न वाला क्या बोलेगा 19 नहीं, जब पर हमने उसकी गलती कैसे? आप एक बात बताइए, नॉर्मली जो राइट्स होते हैं, जो भी एक स्टेट जो करती है, अब उसका एग्जांपल लें, जैसे 2002 में हुआ, ठीक है, वो कुछ दिन हुआ और वो शांत हो गया। वहां पर अब भी मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमान बिजनेस कर रहे हैं, मुसलमान स्कूल जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। 84 में स्टेट स्पॉन्सर्ड था, बिल्कुल सरदार मारे, रेप हुए, उनके बिजनेस आग लगाई। बट आज की डेट में भी आप राजेंद्र नगर चले जाओ, तिलक नगर चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, आपको सरदार बिजनेस करते हुए मिलेंगे, नौकरी करते हुए मिलेंगे, स्कूल में। कश्मीर में आपको एक हिंदू नहीं मिलेगा, उनके घर नहीं है, उनके मंदिर नहीं है, उनके कॉलेज, स्कूल, जॉब्स, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि 10 लाख बंदा सड़क पे आया था। बिल्कुल जो आम कश्मीरी है, वो 10 लाख बंदा, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था, वो वहां के लोगों की हेट थी, रिलीजियस हेट थी, बिल्कुल टोटली टोटली। कि हिंद कश्मीर, और नारे लगाते थे कि यहाँ से कश्मीर छोड़ो और अपनी बेटियां बहुआं छोड़ दो। हाँ हाँ बिल्कुल। 10 लाख बंदा निकला था, तो हाउ कैन यू लाइक कंपेयर दैट विद नहीं, एनीथिंग एल्स? कंपेयर ऐसा नहीं तो कर रहा। कुछ नहीं मेरा है। कहने का मतलब है ये जो कश्मीरी पंडितों की प्लाइट का जो ये क्वेश्चन रेज होना शुरू हुआ है, जो कि कश्मीरी पंडित नहीं कर रहे, और आप और मेरे जैसे बंदे आज की डेट में चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये इट्स वेरी रीसेंट। यस ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है। यस तो इसमें लेट 90s में 2000s में कोई हिंदू नहीं बोला उनके लिए। यस। वो बेचारे 30 साल से ये बोलते मर गए कि हमें निकाल दिया, मार दिया। ना तो हाँ। गवर्नमेंट, अच्छा बीजेपी गवर्नमेंट ने 370 तो हटा दी, नो डाउट। बट कोई भी गवर्नमेंट आप देख लो, कांग्रेस तो खैर, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस इन्वॉल्व ही थी उसमें, खैर सबको इट वाज। ऐसा हो नहीं सकता कि एक पूरा जेनोसाइड हो जाए बंदों का और गवर्नमेंट चुप बैठी रहे। 84 का तो उनका अपना रीजन ही था ना, वो तो दे उन्होंने तो बदला लिया इंदिरा गांधी का मरने से। वो तो राजीव गांधी का इंटरव्यू है, बड़ा पेड़ गिरता है तो ये होता है तो वो होता है, उसने तो जस्टिफाई कर दिया कि मैंने तो ठीक मारा इनको। सबसे बड़ी ब्लैक स्पॉट है इंडिया के, उसमें सिख होने और हिंदुओं में बीच में फूट डालना। हाँ। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा जो जिसको बोलते हैं ना घाव है हमारा ब्रिटिशर्स के बाद, जो कांग्रेस ने दिया। बट एनीवेज, तो जो कश्मीरी पंडितों का ये अभी ट्रेंड शुरू हुआ है कि हिंदू थोड़ा बोलना शुरू हुए हैं। ये हिंदू मीडिया भी कुछ नहीं बोला, हिंदूज भी कुछ नहीं बोले जो दिल्ली के हिंदू थे और पूरी इंडिया के, उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला कश्मीरी हिंदूज के लिए, ना कुछ किया है। तो ये बड़ा रीसेंट, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। बट आप उसमें अगर देखो, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं था, इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था, पाकिस्तानी स्टेट स्पॉन्सर्ड तो था ना। तो उसमें जितना आईएसआई का पैसा लगा है, उस जो डेथ बाय 1000 कट्स वाली जो थ्योरी थी, वो वहां से स्टार्ट हुआ। इट वाज अ रिलीजियस परसिक्यूशन, जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थी बट जेनोसाइड तो था वो। या तो उनको नहीं जा सकता। हाँ 370 तो हटा दिया, बट कौन जाएगा? अपनी जान जोखिम में लेके कौन जाएगा वहां? कोई नहीं जाएगा जब तक के पीपल डोंट फील दैट इट्स एक्चुअली सेफ। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, जो मेरे को लगता है, जितने कश्मीरी पंडित हैं जो वापस जाना चाहते हैं इंडिया से या बाहर से जहां से भी, सबसे पहले तो उनकी प्रॉपर्टीज वापस लेनी चाहिए इनको, जिसने कब्जा करा हुआ है। मिलिट्री जाए वहां पे एंड दे शुड गेट रिड दोस पीपल जो उन प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज वो करके सोसाइटीज सिक्योरिटी बना के इंडस्ट्री, तो वहां पे आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, आई बिलीव वहां पे इंडस्ट्री आएगी। टेररिज्म मोस्टली कब आता है, जब आपके पास करने को कुछ है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा टेररिज्म का रीजन कुछ नहीं होता। इंडियन फोर्सेस में भी पीछे हुए हैं पिछले, अभी 10 साल में नहीं होंगे, 15 साल में इंडियन फोर्सेस ने भी
काफी कुछ वहां पे किया है कश्मीर में, यहाँ मैं भी नहीं झुटलाऊंगा और आप भी नहीं। वो देखो, वो मुद्दे से भटक रहे हैं, तो मैं बेसिकली वही कह रहा था कि जो कश्मीर का मुद्दा अब 2002 मुस्लिम राइट्स पे ही आई, तो पहली बात तो इसने नंबर एग्जैजरेट कर दिया, 1000 बंदा मरा, इसने लिखा 2000। उसमें और 600, सॉरी टू इंटरप्ट, उसमें 600 हिंदू ही मरे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जो एक्चुअली में जो ऑफिशियल नंबर है वो मैंने देखा तो 1044 लोग मरे, उसमें से 790 मरे मुस्लिम, 250 मोर मरे हिंदू। हिंदुओं की पॉपुलेशन है 88%, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 10-11%। 11% पॉपुलेशन ने 25% कैजुअलिटी करी। 88% लोगों ने करी 75% कैजुअलिटी। सो हु वाज मोर एग्रेसिव? नंबर्स वाइज अगर इसको देखा जाए, जो कि आई थिंक इट्स अ स्क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को नंबर्स में देखना। ये शुरू हुआ था गोधरा से। हाँ, ठीक है, वो उसने लिखा है। अब ये कहना बहुत आसान है आज की डेट में आपका और मेरा। जब किसी का कोई मरता है, ह्यूमैनिटी पुट असाइड, ह्यूमैनिटी पुट असाइड एवरीथिंग, ऑल योर फीलिंग्स, ऑल इफ यूर लिबरल, राइट विंग, लेफ्ट विंग, बंदा सब भूल जाता है। अगर आज की डेट में हम बोलें कि भैया किसी का फैमिली मेंबर को जला दिया जाए टायर डाल के और मार दिया जाए आपके सामने, तो बंदा अपनी सेंसेस खो बैठता है। तो जो गोधरा में जो इन्होंने बोगी जलाई है, जहां पे श्रद्धालु वापस आ रहे थे अपना तीर्थ यात्रा करके, उन्होंने 50 बंदों को सरिये और ये प्लान्ड था, ऐसा नहीं था कि ये प्लान्ड था। वो चाय टी सेलर्स थे वहां पे मुस्लिम उस स्टेशन पे, जिन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि ये गाड़ी यहाँ से आ रही है, ये अपना इनको हम, उन्होंने बड़ी बड़ी सलाखें रखी थी, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके, उसमें बच्चे थे, औरतें थी मोस्टली उस बोगी में। वो बोगी भी चूज की गई है, ऐसा नहीं कि कोई भी दे जस्ट रैंडमली पिक्ड इट अप। उसमें सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे थे। कैन यू इमेजिन वो डेथ, जो जिंदा जल के मरे होंगे, जो वो सीन होगा, जो वो चीखें आई होंगी, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। और मैं वो भी नहीं इमेजिन कर सकता कहूंगा, पर मैं कह रहा हूँ कि उसको बस मुस्लिम एक एंगल देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंबरों से मैं उसको मतलब तो डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ। कंप्लीट, तो जो भी इस बारे में 2002 में बात करता है, 2002 के बारे में, अगर वो गोधरा की बात ना करे, जो इसने करी है मेंशन एक छोटे सी लाइन में, तो उसमें करी अगर है गोधरा की। आप 2002 की बात बिना गोधरा के अगर करोगे तो मैं तो सुनता ही नहीं हूं। जब तक आप गोधरा से स्टार्ट नहीं करोगे, आप 2002 से स्टार्ट करके गोधरा पे नहीं आ सकते। आपको पहले गोधरा की बात करके, इट वाज अ रिलीजियस फाइट थी वो, कि भैया इन्होंने हमारे बंदे मारे, हम उनको मारेंगे। ह्यूमन नेचर है, कुछ भी बोलो आज की, इट्स ह्यूमन नेचर। लोगों ने बट उसके बाद गुजरात मोदी के अंडर कितना पीसफुल रहा है, और गुजरात में हम सुनते हैं कि 2002 से पहले हर साल दंगे होते थे। ना पहले ना आज तक कोई हुआ है, उसके बाद भी ना इतना आज तक पीसफुल गुजरात कभी नहीं रहा हिस्ट्री में। तो शी कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट पार्ट। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है, कहती है नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, मॉब लिंचिंग, फिर कश्मीर मुद्दा आ गया तो मॉब लिंचिंग में फ्रीडम ऑफ प्रेस आपने किसी और कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में होता होगा, बट वो इस हद तक नहीं जाते होंगे। आपने कहीं और सुना है कि किसी एशियन कंट्री में, लेट्स टॉक अबाउट आवर कॉन्टिनेंट वेयर वी कम फ्रॉम, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ये हमसे बहुत आगे हैं जहां तक डेमोक्रेटिक वैल्यू और लिबरल वैल्यूज आती हैं। क्यों हम सारे यहां पे आते हैं भाग भाग के, अपनी कंट्रीज छोड़ के? हम आते हैं इसलिए कि यहाँ पे लिबरल वैल्यूज हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, नोबडी विल लुक एट यू, नोबडी विल बॉदर यू। हम तब यहाँ पे आते हैं लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है ना। जो एशियन कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, जहां पे हमारी इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जो भी, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, कौन सी ऐसी कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं, जहां पे लोग नेशनल प्राइवेट जो टेलीविजन हैं, नॉट स्टेट रन चैनल्स, वहां पे आके आप पीएम को गाली दे सकते हो, ये चोर है, ये मर्डरर है, ये हिटलर है, और आर्मी के चीफ को बोल रहे हो ये गली का गुंडा है, और वो बंदे घर जाके अपने आराम से बैठेंगे अपने भी, वो कोई उनको उठा के नहीं ले जाएगा कोई। आप पाकिस्तान में बोल के दिखा दो मिलिट्री को, आप चाइना में बोल के दिखा दो, श्रीलंका में बोल के दिखा दो, बांग्लादेश में। अभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लोग कहते हैं जी आप कंपेयर काय को कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है ना कि इंडिया उन सबसे अच्छी कंट्री है व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो शी डजंट नो एनीथिंग, अगेन वो ना कभी इंडिया गई है। मॉब लिंचिंग में इसने मुस्लिम करे हैं, पर आप देखिए मुसलमानों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इंडिया में 14-15% है, हिंदू 80% है। बट अगर आप मॉब लिंचिंग का देखो, हिंदू और मुस्लिम ऑलमोस्ट बराबर मरे हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल, तो आप साधु देखो महाराष्ट्र में जो एक रेशो का है, नो डाउट, जो 80%, 81% हिंदू मेजोरिटी है, वो भी लिंचिंग कर रही है। भैया अब लिंचिंग तो एक
इंडिया में वहां पे थोड़ा सा अलग माहौल होता है। आपको पता है, कोई किसी को कुछ रास्ते पे अगर, मैंने तो गाड़ी को भी टक्कर लगे बंदा निकल के, कई बार अगर आपकी किस्मत खराब है, आप किसी हरियाणा के अंदर या पंजाब के बिल्कुल अंदर गांव घूमो, वो आपको गोली नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लिंचिंग बनाना तो बहुत हाँ, आम तो बात है ना। लिंचिंग यहाँ तो लोगों की क्रिकेट, अब क्रिकेट की लड़ाई हो गई थी इंडिया में आज से पिछले साल, या, हिंदू मुस्लिम लड़कों में। या, तो वो बेसिकली वो क्रिकेट के ऊपर लड़ाई थी आपस में, वो किसी की भी हो सकती है। या, अब वो और इन्होंने उसको बुला लड़कों दिया, ने एक मुस्लिम को मारा था, तो उसको लिंचिंग का नाम दे दिया गया था। लिंचिंग का नाम दे दिया उसको। वहां पे बाद में जर्नलिस्ट गए, वहां पे तफ्तीश हुई, उसमें निकला ये कि वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी रोज लड़ाई होती थी। होता नहीं है, दो ग्रुप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक की बॉल दूसरे के ग्राउंड में चली, खुले में क्रिकेट खेलते हैं हम, एक ही ग्राउंड में 5-6 टीम्स खेल रही हैं, तो उनकी लड़ाई हो रही थी। तो वो मुस्लिम हिंदू नहीं, वो दो लड़कों ने आके उसको बैट बूट से मारा। आई थिंक वो डेथ हुई थी उसकी, क्या हुआ था मेरे को याद नहीं आ रहा। वो मर गया। उसको कहा जी दो, एक मुस्लिम लड़का क्रिकेट खेल रहा था, उसकी लिंचिंग हो गई। तो अब इंडियन मीडिया हैज टू बी ब्लेम टू। अब आप चाहे राइट विंग कह लो चाहे लेफ्ट विंग, मीडिया तो इंडिया में, सर्च कराया, इसको हिंदुओं की एक भी लिंचिंग नजर नहीं आई। नहीं वो तो कैसे आएगी। आप देखो ना उसको रेफरेंसेस किसकी दे रही है, वो जेएनयू, जो एक दलदल है जेएनयू वहां पे से बंदा मेंटली निकल जाता है, फिजिकली निकल जाता है। वहां पे अमेरिका चले जाओ, मेंटली आप उसी दलदल में रहते हो, जेएनयू के दलदल में। जो सारे जेएनयू कहां से बनिया, थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए, जेएनयू में इट्स अ कम्युनिस्ट इकोसिस्टम है वहां पे। वो प्रोफेसर्स भी कम्युनिस्ट हैं वहां पे, सारा स्टाफ कम्युनिस्ट है वहां पे, कम्युनिस्ट लीनिंग बंदे काफी जाते हैं। नॉट नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर कम्युनिस्ट वहां पे पढ़ने, बड़े ब्राइट। इट्स अ वेरी टफ यूनिवर्सिटी टू गेट इनटू, एंड इट्स वर्ल्ड रेनाउंड है। जो लिबरल आर्ट्स की कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, उसको जेएनयू का नाम पता है। स्टैनफोर्ड ले लो, हार्वर्ड ले लो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, उन सबको जेएनयू का नाम पता है कि अगर कोई जेएनयू का पास आउट है तो ये बंदा बहुत ब्राइट होगा। मगर वहां की जो एक ही जो मानसिकता आज की, नॉट आज की डेट में, काफी दिनों से शुरू, तो इसका जब इसने, यार सुशील वही बात है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आप बात ही एक साइड के बंदों से करोगे ना, दूसरे कॉइन का साइड आप देखोगे नहीं। और उसकी ये तो लीनिंग है, ये तो शी इज लेफ्ट लीनिंग, एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट मेंटालिटी की बंदी है। नहीं नहीं, मैं एक एक पॉइंट करके आ रहा था। अब इसने अगला पॉइंट इसने लिया है एनआरसी वाला, हाँ, आइडेंटिटी वाला। तो उस हिसाब से तो हम जब कनाडा में आते हैं हमें वीजा लेना पड़ता है, हमें बीसी आईडी लेनी पड़ती है और टोरंटो आईडी लेनी पड़ती है। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो कनाडा है वो भी बहुत बड़ी फासिस्ट कंट्री है, हाँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। तो बिना आईडी के हम रह नहीं सकते, बिना वीजा के। यार ये जो एनआरसी और जो सीएए को कनेक्ट करते हैं ना लोग, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। हम्म। सिर्फ एनआरसी का कोई पंगा नहीं है, एनआरसी तो अभी सिर्फ एक स्टेट में हुई है। गवर्नमेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं कि हम कहीं और करेंगे या नहीं करेंगे। पहली बात ना, इसका कोई ड्राफ्ट है। आप अगर राज्यसभा या लोकसभा, नॉट राज्यसभा, लोकसभा की अगर आप मिनट्स में चले जाओ, आप वेबसाइट पे है अवेलेबल इंडियन उसके, उसमें लोकसभा में तो कोई मेंशन नहीं है अभी फिलहाल कि हम सारी स्टेट्स में। हाँ, अमित शाह ने एक, आई थिंक एक भाषण में जरूर बोला था, आई हैव सीन दैट वीडियो, की हम कराएंगे। क्योंकि आई थिंक वो तंग होके बोला गया था, क्योंकि इतना लोगों ने उसको नहीं, परेशान कर क्यों दिया। ना कराए, हर डेवलप्ड कंट्री करती है। मैं देखो यूरोप गया हूँ, तो पता है वीजा और पासपोर्ट लेके घूमना पड़ता है, बिल्कुल, वरना जैसे वो नाजी डिपोर्ट कर देते हैं। पड़ता था आईडी लेके, वैसे आपको घूमना पड़ता है। आप शेनेगन कनाडा में जब मैं स्टूडेंट आया था, या आप भी जब स्टूडेंट आए थे, तो हम अगर गाड़ी चला रहे हैं और हमारे पास आईडी नहीं है, हमें तुरंत डिपोर्ट कर देंगे वो। बिल्कुल, तो अपने देश में तो तुम सब कुछ कानून के हिसाब से तुम चूज करोगे, पिक एंड चूज। हमारे यहाँ पे माँ बाप नहीं आ सकते, लोगों की बीवियां नहीं आ सकती बिना वीजा के। बिल्कुल। और तुम यहाँ पर मतलब कह रहे हो कि एक छोटा सा लैंड मास है, उसमें ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड जगह है, रिसोर्सेज की कमी है। तो ये मतलब कितना दोगलापन है। हाँ, तो वही है ना कि मोस्टली जो एनआरसी का, ये बांग्लादेश से काफी इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं। आए थे 71 में बनने से पहले, बांग्लादेश बनने से पहले, बट वो वापस ही नहीं गए कभी। उनके बच्चे, पोते पोतियां सब इंडिया में पल रहे हैं, दे नॉट इंडियंस। तो उनको वापस भेजना तो मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर नहीं, मैं मैं उसकी वापस भेजने के और उसकी तो मैं कर नहीं रहा हूँ भाई। ये है बेसिकली नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स। नहीं, मैं कर रहा हूँ वापस भेजने की, जो नहीं, रीजन है उनको भेजो जैसे अमेरिका भेजता है। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ मुद्दा है ही नहीं, पर मैं कह रहा हूँ हर दुनिया की हर कंट्री के पास आईडी सिस्टम है, और जो लोग वहां पे वीजा होल्डर नहीं है, सिटीजन नहीं है, दे डिपोर्ट देम। तो मैं वही तो कह रहा एवरी हूँ। कंट्री डज दैट। आप रिपोर्ट बोल रहे हो, वेस्टर्न टर्म में वापस, बात तो एक ही हुई ना। आप हाँ। लिस्ट क्यों रखते हो एनआरसी की, यस। वाइट पीपल लिस्ट? क्या रीजन है लिस्ट रखने का? उसका एंड गोल क्या है? जो आप पैसा देखो, गवर्नमेंट किसी चीज में इन्वेस्ट करती है अगर, तो वो उसका रिटर्न चाहती है। ठीक है, गवर्नमेंट कभी भी बिना रीजन से पैसा नहीं खर्चती। अगर आप इस चीज में, इस प्रैक्टिस में अगर आप पैसा खर्च रहे हो एनआरसी में, व्हाट इज गोइंग टू बी योर
एंड प्रोडक्ट ये है ना कि कौन कनेडियन है और कौन नहीं है। Yes. और जो नहीं है और एंड दे हैव ओवरस्टेड देयर वेलकम या उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, उनको निकालो। इंडिया डिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान डिपोर्ट करते हैं, ये सब जगह डिपोर्ट करते हैं कनेडियंस, है ना। यहाँ पर बच्चे 40-50 हज़ार डॉलर फीस देते हैं। हाँ। और अगर उनका वीजा एक दिन में मिस हो जाए तुरंत खत्म। मेरे दोस्तों के साथ हुआ यार, हम पढ़ने आए थे एंड ही जस्ट मेड अ सिली मिस्टेक, जहां पे ग्रेजुएशन के 3 महीने के अंदर उसको जॉब ऑफर भेजना था। आई एम टॉकिंग, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी किस्मत है, ये रिसेंट जब हम आए थे तो गली के कुत्ते को पीआर दे देते थे, स्टूडेंट को नहीं देते थे, कहते थे इनको नहीं देनी बस, बाकी किसी को भी दे दो। तो हम जब आए थे तो उसका 1 हफ्ते से मिस हो गया, ही सेंट अ फॉर्म, जॉब मिल गई थी उसको एंड दे नो उसका रिजेक्ट हो गया, तो वापस जा। तो ये तो लीगल बंदों को वापस भेजते हैं, तो वीजा लेके आए हैं। तो जो बंदे बॉर्डर टाप के अपनी कंट्री में आए हैं, पैसे दे रहे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड बनवाया हुआ है, जिन्होंने पैन कार्ड, अब आपको पता है इंडिया में अगर एक तो डाउन साइड है ना कि इंडिया में पैसे से काम हो जाता है, तो उन्होंने आधार कार्ड भी बनवाया, उन्होंने पैन कार्ड भी बनाया, बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है। अगर बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो पहले तो आपको ऑफिस जाना पड़ता था आईडी दिखा के, अपने आप बेनिफिट लेते थे गवर्नमेंट से। तो अब बेनिफिट भी ज्यादा हो गए हैं, अब तो आपका सीधा बैंक अकाउंट में आता है, जनधन योजना से जो मोदी ने शुरू करी है। तो अब तो आपके सीधा बैंक में, तो जो इंडियंस को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारे आपको इलीगल इमिग्रेंट्स को मिल रहे हैं। तो देयर इज नो रीजन दे शुड बी सेंट बैक। बट जो 1971 में आए थे, रह गए, जिनके बच्चे 1 साल के थे, 2 साल के बच्चे जो पैदा हुए यहाँ पे, आई एम देयर इंडियंस, देयर एज इंडियन एज आई एम और यू आर। उनको क्या पता कि उनके माँ बाप ने क्या किया था, वो कहाँ से आए। तो बात ही नहीं कर रहे। पर मैं ये मतलब बेसिकली ये जो बाहर के लोग हैं, ये मतलब कोई देश अपना रजिस्ट्री सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी क्रिएट नहीं कर सकता। चाइना तो हर बंदे की वीडियो बना के, अब मैंने कॉन्सुलेट में प्रदर्शन किया था, मेरा तो चेहरा आ गया, मैं तो कभी हांगकांग चाइना से जाऊंगा दर लिया जाऊंगा डेफिनेटली। इतना मतलब तगड़ी सर्विलेंस है। Leading nations in facial recognition technology. I don't know if you know that. Yeah. इनके जो रोबोटिक्स और ये फेशियल एआई का जो सिस्टम है, तभी तो आप देख रहे हो ना Huawei जो है 5G में इस वक्त सबसे ऊपर है। उसके जैसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, किसी भी वेस्टर्न का। इंडिया की तो कंपनी छोड़ो, आप एशिया की रिलायंस आई थिंक काम कर रहा है, मगर कोई भी वेस्टर्न जो ग्रुप है, कंग्लोमरेट है, कंपनी है, दे आर नोवे नियर Huawei। और जो फेशियल रिकग्निशन का जो चाइना के पास आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, और वो अपने सिटीजन्स पे यूज करता है, वो इसी चीज के लिए यूज करता है ना, कि सुशील दिखा था, है ना, एम्बेसी की हमारी काउंसलर के बाहर सुशील की फोटो आ गई है। तो सुशील भाई जब अगली बार हांगकांग में एंटर करेंगे, इवन ले ओवर फ्लाइट के लिए या चाइना ईस्टर्न से, तो सुशील भाई, आंटी अंकल कहेंगे कहाँ गया बेटा, फोन ही नहीं उठा रहा सुशील तो हमारा। तो सुशील भाई होगा। दो कैनेडियन पकड़ लिए, उन्होंने कौन सा कुछ किया था, माइकल। वो तो खैर उसके क्या नाम है, पर मैं बता रहा हूँ कोई सुनवाई नहीं है ना। मतलब हर कंट्री अब इसने सीएए एक्ट के बारे में करा है, अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ है। और इसी का ये हवाला देते हुए कहती है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी एक्चुअली गॉट द टेस्ट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो सीएए एक्ट का इन्होंने मतलब कैसे कर दिया। इसकी बात कर रही है ना, जहाँ पे गुरप्रीत सिंह बोल रहा था, जो यूबीसी कुछ हुआ था। yes. मैंने सुना है उसके बारे में, बट इसको टेस्ट अब इसने एक इंस्टेंस देख लिया जहां पे बंदे, आई नो वहां पे 2-3 बंदों ने कुछ गर्मा गर्मी में भी बोला था, प्रो इंडिया बंदे थे कुछ वहां पे, उन्होंने बोला था, बट यू कैन नॉट जज समबडी जस्ट बाय कि 2 बंदों ने चीख के बोल दिया। इसको दिक्कत है कि जो पहले क्या होता था, ये जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं या जो कुछ भी ये काम करते थे, हिंदू बीच में नहीं बोलते थे, बट नाउ पीपल हैव हैड एनफ। एंड आल्सो इमिग्रेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन है, लाखों बंदा पढ़ा लिखा आता, उसको तो आदत नहीं है ना ऐसे गाली सुनने की ना, तो वो तो आके भाई ऑब्वियसली ही स्पीक अप। और दूसरी बात, आदत भी नहीं है। और जो रिसेंट अराइवल्स हैं, अपने आप को तो नहीं गिनता मैं, मेरे को तो काफी देर हो गई, अब जो स्पेशली पिछले 10 साल में आ रहे हैं ना, वो पढ़े लिखे, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ। जो भी इंडियंस आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, थोड़ा सा उसको पिछले 6-8 साल में उनको एक प्राउडनेस भी आई है इंडिया के लिए। नो डाउट कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती, कनाडा हमारी कंट्री नहीं है, हम तो फर्स्ट वर्ल्ड में सबसे अच्छी कंट्री है दुनिया की रहने के लिए, हमारी कंट्री क्या है, बट वी आर नॉट परफेक्ट। मगर जो पॉपुलेशन आ रही है यहाँ पे, पढ़ी लिखी आ रही है, जैसे आपने कहा मेरिट बेस्ड आ रही है, वो सारे इंग्लिश पढ़ के एडमिशन लेके स्टूडेंट्स एमबीए करा, ये करा, तो वो सिस्टम में आ रहे हैं। हाँ, तो जब आप एग्जैक्टली तो जब आप उनको बोलते हो कुछ सेंसलेस और लॉजिकलेस बात, दे स्पीक अप। अब इनको ये आदत नहीं है ना, वेस्टर्न पब्लिक को ये आदत है, कोई इंडिया के बारे में पहले, अच्छा एक और चीज है, पहले कुछ अच्छा होता ही नहीं था बोलने के लिए, तो बोलेगा क्या बंदा।
अपनी कंट्री के बारे में आप अच्छा तो तब बोलोगे ना, आपको कुछ बोलने के लिए होगा अच्छा कुछ। जब 2003 में 2002 में हम आए थे, मैं ये नहीं कह रहा आई लव इंडिया, इट्स द प्लेस ऑफ माय बर्थ, हमारे दिल में इंडिया तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, दैट्स अ फैक्ट। तो बट कुछ अच्छा होने के लिए बोलने, करप्शन थी, पोल्यूशन थी, पॉपुलेशन थी, ब्यूरोक्रेसी थी, और कुछ नहीं था इंडिया में जब मैं आया हूं। मगर पिछले 6 साल में, पिछले 8 साल में काफी कुछ चेंज हुआ है। 2010 से 2011 से मैं कहूंगा, स्कैम्स नो डाउट कांग्रेस में भी काफी हुए हैं स्कैम्स, बट कांग्रेस ने किया भी है कंट्री के लिए, ऐसा नहीं है। आज की डेट में इमटेरियल हो गई वो पार्टी, विच इज राइटली सो, बट पहले बोलने के लिए कुछ होता नहीं था। तो अब ये वेस्टर्न मीडिया हजम नहीं कर पा रहा है इस बात को, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर लेफ्ट लीनिंग, या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, हिडन कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे ये जोआना चो, ये कभी नहीं बोलेगी। अगर आप इससे पूछोगे कभी, अगर आप इससे कभी मिलो कि तू इंडिया के बारे में लिख रही है ऐसे ऐसे, हैव यू बीन टू इंडिया, तूने दूसरी साइड का देखा है, सीएए बिल पढ़ा है, एनआरसी पढ़ा है, तेरे को पता है एनआरसी नहीं हुआ है, किसी मुस्लिम को नहीं निकाल रहे हैं, इसको कुछ नहीं पता। अगर आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे, आर यू कम्युनिस्ट, वो आपको मुंह पे मना कर देगी। और घर जाके उसने माओ जेडोंग की फोटो लगा रखी है, उसको आरती उतारती है रोज, ये आई कैन गारंटी। तो ये हिडन कम्युनिस्ट होते हैं। तो हमारी कंट्री का पूरा हक है एनआरसी करना। हमारी कंट्री, मेरी तो नहीं रही अब खैर, बट नहीं, पर अब जैसे सीए एक्ट है, राइट? तो हाँ, अब मैं देखता हूँ कि कनाडा में जैसे आई एम लिटिल इन्वॉल्व विद इमिग्रेशन इंडस्ट्री, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि काफी लोग जिनके पॉइंट्स नहीं बनते ना, वो कोशिश करते हैं कि रिफ्यूजी बन जाए। या पर एडी चोटीगत जोर लगा लो, एक बार को जिस बंदे के आइल्स में 5 है 8 आ सकते हैं, बिल्कुल। बट इंडिया का कोई बंदा नई दिल्ली का नहीं, रिफ्यूजी स्टेटस नहीं ले क्योंकि सकता। उनको पता है यार कि इंडिया, उनको पता, देखो जो ये वीजा ऑफिसर्स का है, ये बड़े ट्रेंड और बड़े जिस कंट्री स्पेसिफिक ट्रेंड होते हैं। अगर ये कोई बंदा इंडिया का है तो इंडिया स्पेशलिस्ट भी हैं वहां पे, पाकिस्तान स्पेशलिस्ट भी हैं, उनको सब पता है कहाँ पे क्या चल रहा है। दे आर नॉट इडियट्स, उनका काम है, दैट्स व्हाट दे डू फॉर अ लिविंग। तो उनको पता है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि जी आपकी जान को खतरा हो गया। वो बोल रहे हैं जी, कई बंदों ने तो ये भी केस डाला कि मैंने ना मोदी के अगेंस्ट कुछ लिख दिया, तो वहां पे मेरे मेरे पीछे गवर्नमेंट पड़ी मेरे को मारने के लिए। तो उनको दिखाओ ये जो क्लिप्स टाइम्स नाउ पे और रिपब्लिक पे और सीएनएन पे और एनडीटीवी पे गालियां दे रहे हैं लोग खुले में उस प्राइम राणा अयूब को मिनिस्टर देख लो। को। हाँ, गालियां दे रहे हैं, कोई कुछ। नहीं, तो अब मैं इसको एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो कनाडा है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि उसको पता है कि सीरिया में बमबारी हो रही है तो सीरिया का बंदा ही आएगा, टर्की का नहीं आएगा, बिल्कुल। जॉर्डन का नहीं आएगा, इजराइल का नहीं आएगा। तो सेम वे में जब इंडिया को पता है कि रिलीजियस परसिक्यूशन इस्लामिक कंट्रीज में नॉन इस्लामिक लोगों के साथ हो रहा है, तो व्हाई कैंट इंडिया डिसाइड दैट? उससे लोगों को दिक्कत क्यों है? दिक्कत ये है कि पहली बात तो जो ऑपोजिशन है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है एक कांग्रेस का। कांग्रेस सीटें तो हार चुकी है आज की डेट में, नो डाउट, मगर जो कांग्रेस की मेंटेलिटी वाले बंदे हैं वो तो अभी भी है ना इंडिया में, वो तो छोड़ के कहीं नहीं गए। जो इकोसिस्टम इनका बना हुआ है, सीटें नहीं जीत रहे वो, मगर जो उनका इकोसिस्टम बना हुआ है इट्स वेरी स्ट्रांग। ग्राउंड लेवल का जो इनको इकोसिस्टम है कांग्रेस का, इट्स वेरी स्ट्रांग। तो ये जो अफवाहें फैलाना है ना, और बीजेपी, अगर मोदी कल को ये बोल दे कि ये स्वच्छ हवा लेनी बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, तो ये मर जाएंगे गला घोट के अपना, क्योंकि तो मोदी ने बोल दिया स्वस्थ हवा अच्छी होती है, ये सांस लेना बंद कर दिया, ऐसे बंदे हैं ये। तो सीएए में जो, और सीएए अभी का वो नहीं है, ये 1947 में जो हमारा बंटवारा हुआ है कंट्री का, तब प्रॉमिस किया गया था इन बंदों को 1951 में लियाकत नेहरू एक्ट। 50 में, कि भैया तुम्हें अगर नहीं जमता पाकिस्तान बांग्लादेश, तुम इंडिया वापस आ सकते हो। और ये कांग्रेस का किया हुआ वो है, हमने भी, ये बीजेपी का वो नहीं है कि सीए बीजेपी ने निकाला, तब किया गया था। अच्छा, अब सबको पता है कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश में अब होना स्टार्ट हो गया, पहले नहीं होता था पहले भी बांग्लादेश में। था, 71 में लोगों की सरकमसिजन देख देख के गोलियां मारी है, मिलियन हिंदू मारा है पाकिस्तानी आर्मी ने 71 में। पाकिस्तानी आर्मी ने, एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मतलब है, जब से बांग्लादेश बना है एज अ कंट्री, एनीवेज लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। क्या कहते हैं, परसिक्यूशन तो हो रही है सिखों की, हिंदुओं की। आप पॉपुलेशन देख लो ना कहाँ पे है, सीधी सी बात है। सब कुछ छोड़ो, इंडिया, अगर सपोज करो मेरी फैमिली है, मैं कनाडा में रह रहा हूँ आज की डेट में, और मेरी परसिक्यूशन होनी शुरू हो जाए जस्ट बिकॉज आई एम हिंदू और आई एम ब्राउन या जो भी है, तो मैं 6 महीने देखूंगा, 1 साल देखूंगा, अगर मेरी फैमिली को और मेरे को खतरा है, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के मैं कनाडा छोड़ के चला जाऊंगा। आप भी यही करोगे, कोई भी नॉर्मल बंदा यही करेगा। तो आप नंबर्स देख लो, जो कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है इंडिया में, इंडिया में अगर हो रही है मुस्लिम्स की, तो इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 47 से आज तक लेके बड़ी है।
कम नहीं हुई है कभी भी किसी भी साल में। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में देख लो कितने सिख और हिंदू बचे हैं। जूस की तो बात ही छोड़ो, उनको तो जैसे नाजी जर्मनी मारता था वैसे मारते हैं अगर होते जूस। तो कोई वो बेवकूफ नहीं हो तो कभी रहे ही नहीं वहां पे। वो तो रहे नहीं, इसराइल बन गया 49 में, दे ऑल मूव्ड। तो जो सिख और हिंदू थे, अब ना तो उनको कनाडा हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये जस्टिन ट्रूडो बोलता रहता है इसने सीरिया के बंदों को अभी जो पीछे रेफ्यूजी स्टेटस दिया है, ये बातें तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बहुत मारता है, यूएसए भी बहुत मारता है, यूरोप भी बहुत मारता है कि इंडिया ने गलत किया, इंडिया। तो भैया तुम दे दो ना उनको। तुम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू और सिखों को क्यों नहीं देते रेफ्यूजी स्टेटस? खोल दो, एमनेस्टी खोल दो कि जितने भी सिख और हिंदू हैं इन 3 कंट्री से जो परसिक्यूट हो रहे हैं हम देंगे इनको। नहीं देते। नहीं, और उसमें ये है ना, देखो मुस्लिम परसिक्यूशन की बात है तो मतलब इसने कंप्लीटली की जो अहमदिया कम्युनिटी थी उसने कैसे इंडिया के पार्टीशन में पार्टिसिपेट किया था, मतलब बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया था। कैसे वो सिक्योरिटी थ्रेट है। इंडिया का जो सीए एक्ट है उसमें उन्होंने श्रीलंका के तमिलियन हिंदू भी बाहर निकाले, क्योंकि श्रीलंका में अभी वहां पे पीस है, उनको पता है हिंदुओं की दिक्कत नहीं है। तो ये कंप्लीटली हिट पीस आर्टिकल। और ये इट्स लाइक अ फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप थिंग 2014 से पहले। तो उसमें बेसिकली इमिग्रेशन तो कभी बंद हुआ ही नहीं है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल नहीं, वो अभी भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है कर नहीं सकते। अगर अहमदिया मुस्लिम या जैसे एक दो और शिया भी परसिक्यूट होते हैं पाकिस्तान में। शियाज बिकॉज पाकिस्तान इज 90% सुन्नी, 70%, 70-75। 70 होगा चलो। तो जो क्या कहते हैं शिया मुस्लिम भी ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रिफ्यूजी स्टेटस फाइल नहीं कर सकते, बीइंग मुस्लिम कर सकते हो। मगर जो 2014 से पहले सिख और उसमें कट ऑफ डेट है। अब ये बोल रहे हैं कि जी इन्होंने ये भी बीच में बोला था, नेशनल टेलीविजन पे कांग्रेस का प्रवक्ता था, उसने ये भी बोला था कि जी आज की डेट में हिंदू सिख कोई भी आ जाए उसको मिल जाएगी। और अगर तो एक और दूसरा जो वो था स्पोक्स पर्सन, उसने कहा था कि इसमें कट ऑफ डेट है 2014 की, अगर आपको पता हो। अरे ना आपने बिल पढ़ा है कि नहीं, उसमें कट ऑफ डेट है 2014 से पहले जो आए हैं, 6 साल निकल चुके हैं 2014 को। तो सीएए का जो आप कभी इंटरव्यू देखना, विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप कभी सिखों का जो अफगानिस्तान से हिंदू से देखा है मैंने, काफी देखा है। आप इंटरव्यू देखना, और वो कहते हैं मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट तो हमारे लिए भगवान के समान है, इसने हमें बचा लिया, वरना आज की डेट में हमारे बीवी बच्चे और हमें मार दिया गया होता। ठीक है, तो सीएए और जो एनआरसी का, चलो बात नहीं करते, मैं उसको एक सेम सेंटेंस में बोलना नहीं चाहता, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों को। तो सीएए के बारे में ये जो बात कर रही है, इट्स द सेम थिंग यहाँ पे जो हम रेफ्यूजी। अच्छा, आपको पता है कि ये बोले ना रिलीजन के नाम पे इन्होंने बोला, राइट, कि रिलीजन के नाम पे इंडिया लेट्स सपोज आज की डेट में लेट्स सपोज कि सीएए एंटी मुस्लिम है, लेट्स एक बार के लिए मान लेते हैं, तो वेस्टर्न नेशंस इसको कंडेम कर रहे हैं, राइट। कनाडा भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है। कनाडा में इजिप्ट में कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, इट्स अ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन इजिप्ट। कॉप्टिक क्रिश्चियंस के बारे में पढ़ना कभी, उनको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कनाडा में आज की डेट में भी रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है। यू ओनली थिंग यू हैव टू प्रूव इज दैट यू आर अ कॉप्टिक क्रिश्चियन फ्रॉम इजिप्ट। तो भैया इजिप्ट के मुस्लिमों को क्यों नहीं दे रहे तुम? यस, मुस्लिम भी तो परसिक्यूट होते होंगे। एग्जैक्टली। वहां पे भी शिया सुन्नी का कुछ ना कुछ, तो मेरे को इतना नहीं पता सोशियो इकोनॉमिक, सॉरी जियोपॉलिटिकल इजिप्ट का, वो वहां पे भी तो मुस्लिम होते होंगे ना परसिक्यूट। तुम उनके मुस्लिमों को क्यों नहीं दे रहे भैया? तुम सिर्फ कॉप्टिक क्रिश्चियंस को क्यों दे रहे हो? क्यों? बिकॉज ये क्रिश्चियन कंट्री है। लगता तो मेरे को यही है सुनने से कि तुम क्रिश्चियनों के इतना तो अगर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सिखिज्म और हिंदुइज्म ओरिजिनेट हुआ था और बुद्धिज्म और जैनिज्म ओरिजिनेट, तो हम नहीं देंगे अगर, तो और कौन देगा? बात वो भी है ना, रिलीजियस कोई भी मुस्लिम, अब जैसे मैंने गुरप्रीत सिंह से बात करी थी, या जो चकपक मायर था न्यू वेस्ट का, जिसने क्वेश्चन, मैंने इनसे पूछा एक मुसलमान का नाम बता दो जिसको इसलिए मार दिया कि उसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी पाकिस्तान। एक बंदे का नाम बता दो तो मैं भाई तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, इंडियन गवर्नमेंट को गाली दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें पिछले 1 महीने में 50 बंदों के नाम गिना दूंगा जिनको जस्ट बिकॉज दे वर हिंदूज उनको मार दिया, उनकी बेटियां उठा ली। चुप, दे डोंट हैव एनीथिंग। जवाब देखो, ये एक हमें भी इसके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये जो गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, हमारी गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी तो गलती है, क्योंकि ये हमारी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो मशीनरी है इंडिया की बड़ी कमजोर है। ये बाबू बैठे हैं ऑफिसों में, इनको अब तो थोड़ा सा काम करना शुरू किया है इन्होंने मोदी के आने के बाद। वह बाबू बैठे हैं, मोटे हो गए हैं, चाय पे चाय पी रहे हैं, वहां पे औरतें बैठी हैं, वो स्वेटर बुन रही हैं। आपको सीन याद ही होगा गवर्नमेंट ऑफिस का इंडिया में, है ना,
उनको निकाल कोई सकता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं उनको जॉब को छू दे। वो बात ऐसे करते हैं कि जैसे आप उनके नौकर हो, कि आप यहाँ पे चौकीदार, हाँ क्या चाहिए, ऐसे बोलते हो आपसे। आप इवन वो छोड़ो, आप इंडियन हाई काउंसिलेट वैंकूवर में चले जाओ मैं आपको तो उन्होंने एक चौकीदार भी इंपोर्ट किया है यहाँ पे। हाँ, तो वो वैसे ही बोलता है जैसे इंडिया में बोलता है चौकीदार। हाँ, वो घुसने नहीं देते, 10:30 बजे के बाद जाओ, घुसने नहीं देते। तो मैं गया, पता नहीं किस 10 साल पहले की बात है। हाँ क्या चाहिए, उस वक्त BLS वगैरह नहीं होता, उस वक्त वहां पे जाना पड़ता था। कौन, तो मैं उसको देखूं और फिर मैं अपने आप को पिंच करूं, मैंने कहा कनाडा है या मैं इंडिया में किसी पासपोर्ट ऑफिस में चला गया हूं। तो उन्होंने वो जो पूरे जो एक चिन्ह होता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस का जो हाई वो जो होता है लाइक रिकग्नाइजिंग पॉइंट होता है कि चौकीदार खड़ा, वो बदतमीजी से बात करेगा आप वहां, वो तो जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंडिया बहुत पीछे है पाकिस्तान से भी। चाइना तो खैर कोई चाइना का सानी ही नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं उसके आगे। और जो रशिया है वो अमेरिका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतना आगे हैं। तो हमारी कंट्री की भी थोड़ी सी गलती है कि इनको अपनी प्रो मोदी के सिर्फ टूर करने से होता है, नो डाउट काफी कुछ होता है, इतना नहीं होता, वो अपने लोगों में ही होता है ना, वो अपने तो लोगों। तुम्हारे साथ है। तो ये जो स्क्रिप्ट और ये नैरेटिव चेंज करने, आज की डेट में लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं होती हैं। आज की डेट में लड़ाई इज ऑल अबाउट नैरेटिव एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि ट्रेड इतना इंटरट्वाइंड हो गया है सारी कंट्रीज में ना। किसी का $1 बिलियन का ट्रेड है, किसी का इतने डॉलर का ट्रेड है, तो कोई भी पैसे को नहीं छूना चाहता लड़ाई में। तो मैं कहूंगा हमारी कंट्री की भी काफी एक वो है, हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए चाइना और पाकिस्तान से इस बारे में। तो हाँ, तो बस ये मैं एंड में इसका एक मैंने छोटा सा इसका 2 लाइन लिखी है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। कहती है कि hundreds of Modi protesters have stormed into events which were focused on human rights violation. What is disturbing is that many this simplistic narrative of India as a large democracy and a natural ally to US and Canada. तो इसको दिक्कत है कि मतलब भाई कनाडा और यूएस का नेचुरल एलाई लोग समझते हैं इंडिया को, लाइक शी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट। देखो सच्चाई ये है कि इंडिया हैज अराइव्ड, ठीक है, इससे बड़े बंदों बहुत बंदे जलते हैं, जलेंगे, जलते थे और जलते रहेंगे, उसका कोई समाधान नहीं है। उनको आग लगती थी, लगती रहेगी, उनमें से एक ये भी है जो आना चाहिए। तो यूएस आज कोई भी कंट्री है, सबसे पहले वो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा भैया, उनको इंडियन कस्टमर्स और इंडियन इकोनॉमी दिखती है सबसे पहले। उनको पता है चाइना तो किसी भी दिन उनको लात मार सकता है, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे कुछ भी दे हैव द फ्रीडम ऑफ डू एनीथिंग टू डू एनीथिंग दे वांट। इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट, इंडिया में हर कोई जाना चाहता है, यूएस भी जाना चाहता है, कनाडा भी जाना चाहता, तो लगता तो नहीं है जो जैसे ट्रूडो और लिबरल्स जो सलूक कर रहे हैं, बट एनीवेज हमारी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना चाहिए। और एंड जब तक इंडियन इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, इंडिया इस वक्त इस ट्रेजेक्टरी पे है और आई डोंट सी इंडिया गोइंग डाउन इन द नियर फ्यूचर। तो जब तक ये पैसे का और ये इकोनॉमी का पुल रहेगा, मेरे ख्याल से ऐसे बंदे, इट्स गुड दैट वी डाइसेक्टेड सब हमारे she's saying Kashmir is already on a genocide alert and these are not opinions but facts. So end में इसने लिखा है these are not opinions but facts, everything which हाँ ये सारे फैक्ट हैं उसके लिए। तो जितने इसको एक बार जेएनयू में ले जाओ, इससे बड़े कम्युनिस्ट तो जेएनयू में बैठे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो वहां पर 1 साल she wasted 1 year of her life. वेस्टेड। तो आज की डेट में अगर कोई किसी हाई स्कूल के बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाए ना कि दो साइड, जैसे डिबेट होते हैं ना, डिबेट में दो साइड होते हैं, प्रो इंडिया एक एंटी इंडिया, तो प्रो इंडिया वाला भी गूगल में से बैठ के 1 घंटे में ये वाला लिख देगा लेख, और जो एंटी इंडिया वाला है वो भी गूगल में खोल के, और लास्ट में 2-3 जो 4-5 हाई फलूटन वर्ड्स होते हैं ना, जेनोसाइड हो गया, हिंदुत्व हो गया, फैशिज्म हो गया, नाजी से कंपेयर कर दो किसी को, कश्मीर, ह्यूमन राइट्स, जेनोसाइड, ये सारी चीजें बोल दो आप, वर्ड्स थोड़े से एंटर, और अच्छा सा कोई फोटो ढूंढ लो, कोई जैसे पाकिस्तान ने ढूंढी थी वो पैलेस्टीन में बच्ची मर रही थी, उन्होंने बोलता कश्मीर में नहीं, इसमें लगा ये मोदी की बड़ी दाढ़ी में सीरियस सी फोटो, मतलब लग रहा है ऐसी से लगा दो जिसमें बड़ा भयानक सा पोज है मोदी का, लगा दो तो हिटलर टाइप ये बंदा मार रहा है। तो आप कोई भी चूरन चटा दो वेस्टर्नर्स को, जिसने सिर्फ आधे घंटे के लिए कंप्यूटर के आगे बैठना है, वाइन पीते अपने वाइन पी के, वो ऐसे ऐसे करके उसने 2 मिनट कमेंट करने हैं,
वो उसका व्यू ये हो जाएगा भाई इंडिया तो बड़ी बेकार कंट्री है, तो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो अपना वाइन पी के चला जाएगा, फिर वो अपने 2-3 दोस्तों को बताएगा। तो ऐसे ऐसे चेन चलती रहती है, ये अपना ऐसे अगर लोग लिखते रहेंगे तो मैं कल को सोचता हूँ कि कल को हमारे बच्चे, भतीजे, छोटे भाई बहन, वो आगे जाके स्कूल में जाएंगे, आगे जाके कॉलेजों में जाएंगे, फ्रेंडशिप होगी, दे मे फेस हिंदोफोबिया, राइट? उनके उनके खिलाफ हेट क्राइम। आज की डेट में आप दे में क्या हम फेस करते हैं, आप किसी मीटिंग में अगर जाओ, या अगर सपोज करो ये इंटरव्यू जो हमने शुरू किया था, तो अगर मैं जय श्री राम से शुरू करता ये इंटरव्यू, मैं हिंदू हूँ, राइट, मेरा जो ग्रीटिंग है अगर वो जय श्री राम, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, अस्सलाम वालेकुम होता है, सत श्री अकाल होता है, लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह करते हैं, और क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस का भी होता है, प्रेज द लॉर्ड, जो भी है। तो अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, उन सबको बोलेंगे तो क्या हो गया, सिख है तो सत श्री अकाल ही तो बोलेगा ना, मुस्लिम है तो सलाम वालेकुम। अगर मैं जय श्री राम बोल देता तो कहते ये तो हिंदू फैशिस्ट, और ये तो हिंदुत्व का बंदा है, ये तो वो है, ये तो वो है। तो ये हिंदू फोबिया ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो वी हैव टू बी वेरी ऑफ, ये जो हिंदू फोबिया इज अ रियल प्रॉब्लम। आज की डेट में ज्यादा नहीं है, भगवान ना करे आगे भी ज्यादा ना हो, बट मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम, बट जब तक आपके जैसे मेरे जैसे बंदे, आप गौरव आर्या को देखना, एक अभिषेक सिंह है डिफेंसिव, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सिस्टम में कोशिश शुरू करें हमने अपनी तरफ से। I know. But see, the thing is, like गौरव आर्या को we cannot quote. कनाडा में तो लोग जोआना चियू जैसे बंदों को सुनेंगे, और मुझे पता है हिंदुओं की मोस्टली एक इमेज बहुत ही सॉफ्ट इमेज है, like people like our culture, people love our dances, our language, they do yoga, लोग नमस्ते करते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, मैंने पिछले देखा है, like people, एक इंसिडेंट है मेरे साथ, मैं अपने पाकिस्तानी फ्रेंड की मदर के साथ पार्क में घूम रहा था, तो लोग आके वहां पे नमस्ते करने लगे उनको, बिकॉज शी वाज वेयरिंग अ सलवार कमीज, तो उनको लगा, तो मतलब ये इमेज है लोगों की सॉफ्ट। हिंदू फोबिया को सिर्फ एक चीज से डील किया जा सकता है, सॉफ्ट पावर से। इसका एक सोल्यूशन है सिर्फ, तो वो सॉफ्ट पावर मोदी के काम नहीं है, सॉफ्ट पावर आपका और मेरा काम है, बिकॉज हम इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो घर तो हमारा कनाडा है, कनाडा इज माय होम, इट्स योर होम। तो मेरी पहली जो अलीजेंस है वो कनाडा को आज की डेट में खुले में, ठीक है। इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं पैदा हुआ था वहां पे, बट मैंने चॉइस कनाडा का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, दोनों नहीं, ये तो गवर्नमेंट तो आती जाती है, इंडियन they're natural partners. Yes, democracy है, freedom of speech है, freedom of religion which people like Joanna Chiu doesn't want. Yeah, exactly. तो सॉफ्ट पावर बढ़ाने का काम किन बंदों का है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री, कमिंग फ्रॉम दैट रिलीजन। अब जैसे अगर आप देखोगे जो मुस्लिम्स हु आर फाइटिंग अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, वो मुस्लिम नेशंस नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम्स कर रहे हैं। वो बंदों को लिटरेचर बांटते हैं, वो बंदों को बोलते हैं आप मेरे साथ कोई मस्जिद चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, आप कुरान में आपको अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको स्कॉलर के पास लेके जाऊंगा। तो ये चीजें हमें भी करनी चाहिए, एंड हमारी ऐसी कोई इमेज बनी नहीं है अभी। ये जोआना चू जैसे बंदे ट्राई बहुत कर रहे हैं, मगर हमारी इमेज अभी भी, अगर आप हिंदुइज्म की बात करोगे कहीं पे भी किसी भी वेस्टर्नर से, तो वो योगा बोलेगा, ठीक है, वो हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट बोलेगा, जो कि इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन्स इन द वर्ल्ड इज हरे रामा हरे कृष्णा। एंड अगर आप रशिया में जाओ, यूरोप में जाओ, कहीं पे भी बड़े बड़े सेंटर्स बने हैं, वो हिंदू टेम्पल्स, हिंदू गॉड्स की बात करेगा। तो यूजुअली अभी डैमेज हुआ नहीं है, और इस जितनी हमने, हमारे पूर्वजों ने और जो हमारे एंसेस्टर्स ने जितनी हमारी अभी बनाई है इमेज, उसको ऐसे नहीं है कि जोआना चू जैसे बंदे आर्टिकल लिखने और खराब हो जाएगी। जजिया टैक्स ऐसी थोड़ी दे दिया 800 साल। एग्जैक्टली। तो एक लास्ट में जाते जाते मैं ये बात बोलूंगा, सिर्फ दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज पे किसी ने राज किया था, जिसको बोलते हैं, तो जितनी भी अफ्रीका थी, या तो वो क्रिश्चियन है या वो मुस्लिम है आज की डेट में, डिपेंडिंग की किसकी कॉलोनी थी वो, ठीक है। जितना यूरोप है वो सारा क्रिश्चियन है, बिकॉज इंग्लैंड, डच, स्पेनिश, इटालियन, जो भी रोमन्स गए थे। फिर आप आ जाओ एशिया पे, चाइना एक एनामली है, बिकॉज चाइना इज मोस्टली एथिस्ट, वो कम्युनिज्म से रिलेटेड है, वो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। कम्युनिज्म डजंट गो हैंड इन हैंड विद रिलीजन। आप पाकिस्तान ले लो, जितनी 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं उन पे इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे क्रिश्चियंस ने भी राज किया है, मुस्लिम्स ने भी राज किया है, एंड वहां पे 1.3 समथिंग बिलियन बंदे हैं, वो आज की डेट में भी हिंदू है।
80% of our population is still Hindu, और it is phenomenal. ऐसी कोई दूसरी कंट्री नहीं है. तो we have a rich heritage, we have a rich culture. अगर आपके और मेरे जैसे बंदे बोलते रहेंगे एंड आगे बढ़ाते रहेंगे इस बात को, आई डोंट सी एनी रीजन. कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा थे, अफगानिस्तान भी, इट यूज्ड टू बी बुद्धिस्ट. तो मुझे उससे देखो मतलब नहीं है होने को, पूरा मुसलमान हो जाए, जिसको जो होना है वो होगा. बट मेरा आपका यही आज बात करने का यही मेन मुद्दा था कि जो ये हिट आर्टिकल था, मैं कहूंगा हिट पीस, जैसे हिटमैन देते हैं ना फिल्मों में कि जाओ उसको उड़ा के आओ, तो आई थिंक इस बंदी को हिंदुओं को उड़ा के आओ. हाँ, हिंदुओं को उड़ा के आओ, मोदी को उड़ा के आओ, इंडिया गवर्नमेंट को उड़ा के आओ. तो वो इसने काम किया. तो होपफुली जो हमारे हिंदी दर्शक हैं, हमने भी थोड़ा हिट किया होगा इसको आज इस इंटरव्यू के दौरान. हमने तो डाइसेक्ट किया है इसको बस, बाकी मतलब कुछ नहीं है. और मैंने एक्चुअली इसको ईमेल भी किया है, ट्विटर पे मैसेज भी किया है कि आई वुड लाइक टू टेक हर इंटरव्यू. मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी रिसर्च है भाई, मतलब हाँ, एक साल लगा दिया उस बंदी ने. मेरा देखो दिमाग खुला है, हो सकता है मे बी उसने कुछ ऐसी चीजें करी हो जो मुझे आपको ना पता हो. तो आई वुड लव टू नो. बिल्कुल, रिसोर्सेज तो है ना यार. शी इज अ टॉप जर्नलिस्ट. हाँ, शी इज अ टॉप जर्नलिस्ट. शी इज वर्क विद, शी इज, उसका रेज्यूमे देखो. या तो एनीवेज, लाइक यू नो, लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस. कोई भी अगर ऐसी कोई चीज निकलती जहां पे हमें बढ़ाने, यू नो, पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है, आई एम फॉर इट एनी टाइम. थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग. थैंक यू So सुशील. hopefully we will do another segment next week, क्योंकि बहुत कुछ इंडियन कम्युनिटी में और कनाडा में हो रहा है आजकल, और आई थिंक एक हफ्ते तक और रायता फैल जाएगा. विल ट्राई टू कवर इट अप नेक्स्ट वीक. तो एट द एक्सपेंस ऑफ साउंडिंग हिंदू नेशनलिस्ट, मैं जरा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में, जय श्री राम. जय श्री राम.